डिपेंड करता है, क्लास खाली रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो एक ही क्लास में होगा। क्यों? जब जॉब करने जाओगे तो वहां पे क्या पूछोगे उससे कि 1 to 1 ले लो या सबके साथ? पूछ रहे हैं। वो नहीं होता ना। आप ऑप्शन क्रिएट करवा रहे हैं, पूछ नहीं रहे। ये रहता है। वो सामने वाला ऑप्शंस क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं देता ना वहां पे। तो जिस तरीके से सिनेरियो चलता है उस हिसाब से सोचो कि वहां का जो एनवायरनमेंट होगा वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे थोड़ा सा। हम्म, क्लास के बाद दे देना। ठीक है। ये नहीं था। रेनफॉल वाला हम लोगों ने काम किया था। इसमें सारे मॉडल सप्लाई करके उसमें से जो बेस्ट मॉडल था उसको हमने सेव किया था, याद है? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इतना किया था, प्लस एपीआई से डेटा हम लोगों ने फेच किया था। इधर है एपीआई वाला, देख रहे हैं? ये हमारे पास प्रॉपर एक क्या था बना हुआ था। एपीआई से डेटा कैसे फेच करते हैं वो हमने बताया था। उसके लिए क्या चाहिए, एक एपीआई की चाहिए होता है ना? एंड देन वो एपीआई की कहाँ पे यूज होगा और उसके बेस पे कौन सा यूआरएल। और ये जो यूआरएल कहलाता है, ये क्या कहलाता है? एपीआई कहलाता है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कि ये एक एप्लीकेशन में डेटा रखा हुआ है, उसको मैंने क्या किया, अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया है ना? और इंटीग्रेट किया है तो इसके थ्रू किया। ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया था, इससे हम क्या ले रहे थे कि हम लोग सिटी का नेम पास कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ला के दे रहा था। यही लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पास कर रहे थे, इधर क्या, यहाँ पे पास कर रहे थे इस वाले यूआरएल में। और ये क्या ला के दे रहा था, वहाँ का पूरा वेदर डिटेल्स ला के दे रहा था, है ना? अब पूरा वेदर डिटेल्स क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे, तो ये पूरा वेदर डिटेल है। अब उसमें से हम क्या सिर्फ ले रहे थे, जो हमारे मशीन लर्निंग में यूज हो रहा था, 5 से 6 कॉलम्स का डेटा वही हम ले रहे थे, याद है? कि टेम्परेचर ले रहे थे वहां से, ह्यूमिडिटी ले रहे थे, प्रेशर ले रहे थे, देन क्लाउड, विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन। इसके अलावा हमारे पास ड्यू पॉइंट था जो कैलकुलेट करके ले रहे थे, और क्लाउडी है या नहीं है वो हम लोग इसके थ्रू ले रहे थे। ठीक है। देन ये सारा डेटा हम क्या कर रहे थे, एज अ डेटा फ्रेम कन्वर्ट करके स्टोर करवा रहे थे। अब इसका यूज हम किस लिए कर रहे थे, तो जैसे एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होता था, इसको हम क्या करेंगे, अपने मॉडल में पास कर देंगे। और जैसे पास करोगे तो वो क्या होगा, प्रेडिक्ट करके आपको बता देगा कि रेनफॉल होगा या नहीं। ठीक है। तो यही सारा चीज हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट वे पे किया था, है ना? अब इसको मुझे क्या करना था, नॉर्मल कर देता हूँ तब तक ये रन होता है। इसको मैंने स्ट्रीमलीट में आपके लिए कन्वर्ट किया था। ठीक है, स्ट्रीमलीट में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए थे, जैसे उसमें एक पहला पेज दिखेगा डैशबोर्ड का। देन उसमें क्या दिखेगा, करंट वेदर दिखेगा, मतलब आज का क्या वेदर है, जो भी डेट जो भी आप लोकेशन चूज करोगे वो दिखेगा। देन उसमें सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप क्या कर सकते हो, रेनफॉल हो सकता है नहीं, वो प्रिडिक्शंस पे जा सकते हो। उस प्रिडिक्शंस पे जाने पे बाद क्या होगा, इसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप मैनुअली सारा डेटा एंटर करो, या तो सिर्फ आप क्या करो, सिटी का नेम दो, उसके बेस पे वो क्या करेगा, ऑनलाइन फेच करेगा डेटा, और वो क्या करेगा, आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा। हाँ। इस चौथा हमारे पास एक फोरकास्टिंग का था, उसमें कुछ एरर आ रहा था तो हमने ठीक नहीं किया है, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो एक फोरकास्टिंग कि आप क्या करते हो, जिस लोकेशन को देखते हो उसमें जैसे लोकेशन पुट करोगे उसका फोरकास्टिंग भी आपको दिख जाएगा। ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा था उसके बेस पे सजेशंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, हम लोगों ने अलग अलग पेज पे ऐड ऑन किया था। ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसको मैं टर्मिनल पे ओपन कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल। तो ये फाइल आप लोग के पास भी होगी, सेम लोकेशंस पे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेदर ऐप करके आएगा। ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका जिप फाइल भी यहाँ पे है। बट क्या है, जिप फाइल में आपका नॉर्मल चैट जीपीटी वाला कोड होगा। इसमें क्या है कि सारे चेंजेस किए हैं वो वाला कोड होगा। ठीक है। तो इसमें से हमने ऐप डॉट पी वाई बनाया, जिसमें क्या है कि आपको हर एक का डिजाइनिंग थोड़ा सा रहेगा एपीआई के बेस पे, और प्लस आपका मैनुअल भी रहेगा। ठीक है। तो एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर आगे का दिखाते हैं। होंडा एक्टिवेट और, तो आप लोग भी डाउनलोड करके देख लो तब तक, जब तक ये लोड हो रहा है। सिस्टम स्लो है। जैसे फोरकास्टिंग वाले पे हम लोग ने जो किया था ना, तो फोरकास्टिंग का यहाँ पे होगा रेनफॉल फोरकास्टिंग। ठीक है।
इसमें जो हम डेटा फेच कर रहे हैं वो इस एपीआई से हो रहा है, ठीक है। अब ये एपीआई काम नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। तो हो सकता है कुछ हमें चेंजेस करने पड़े, ठीक है। तो एपीआई का जो लिंक है वो एक बार हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। इसका मैं अगर चेक करता हूँ तो वो तब तक मैं चेक कर लूँगा। देन स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो जब तक रन होता है। बाकी आप इसको स्ट्रीमलीट में डाल सकते हो, देन उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। पिछले क्लास में कहाँ थे, क्या हो गया, आते के साथ ही अभी तो 10 मिनट हुए हैं बस। हम्म, 10 मिनट में कैसे होगा। हाँ, लेकिन वो बहुत दिन से तो सर के ऊपर से, तो सर के ऊपर से जा रहा है, सर ब्लॉक हो गया है। दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई सर। तो ये सारी चीजें है ना, प्रैक्टिस के बिना नहीं होता। हाँ सर, बहुत दिन से दर्द करी थी, मेरी शादी में गई। लैपटॉप भी आज ही खोला है, दिनों से, दिनों खोल तो देखी। ये दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक मॉडर्न वेदर एआई रेनफॉल प्रिडिक्शंस ऐप बनाया था, ठीक है। इस पे हमने जो यूज किया था ओपन वेदर एपीआई प्लस अपना खुद का एक मॉडल था, उसको इंटीग्रेट किया था, ठीक है। यहाँ पे बेसिक्स है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको सेम डे का फोरकास्टिंग मिलेगा, रियल टाइम का डेटा मिलेगा। दूसरा रेनफॉल प्रेडिक्ट कर सकते हो, और 5 डे का फोरकास्टिंग, और एक स्मार्ट सजेशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे है, तो साइड बार पे है। साइड बार का थोड़ा सा डिजाइन कलर सही नहीं है, ब्लैक है। यहाँ पे साइड पे दिखता है, जैसे टुडे वेदर है सेकंड वाले में। जैसे आप टुडे वेदर पे क्लिक करोगे, दिख रहा है, टुडे वेदर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है, लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जैसे मैंने दिल्ली लिखा है। एंड देन फेच वेदर करेंगे, तो ये क्या करेगा, दिल्ली का जो आज का वेदर होगा वो फेच करके मुझे बताएगा, ठीक है। ये डेटा कहाँ से आ रहा होगा, तो ये वेदर एपीआई के थ्रू आ रहा होगा, ठीक है। जो हमारे पास वेदर एपीआई से जो कनेक्ट किया था ना, उसके थ्रू क्या आता है, ये डेटा आता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, जैसे टुडे वेदर वाले में ना, अगर मैं टुडे वेदर का कोड दिखा दूं, ठीक है। एपीआई की था, देन उसका एक फंक्शंस बना दिया था, है ना, उसमें से लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके देन उसको नेक्स्ट फंक्शंस में पास किया, उसका पूरा क्या किया था, डेटा निकाल दिया था, ठीक है। अब उसी को स्ट्रीमलीट में टाइटल और क्या है, जो आप सिटी एंटर करते हो तो वो यहाँ पे जाता है। देन वो क्या करता है, उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालता है, अगर फाइंड करता तो, अगर नहीं फाइंड करता तो सिटी नॉट फाउंड, ठीक है। ये ऐड कैसे करेंगे, नॉर्मली पाइथन का कोड है, डेफ करके दिया है ना, दिख रहा है आपको। इसमें इसी जो नॉर्मल पाइथन का कोड करते थे ना वही कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एरर दे रहा है कनेक्शन टाइम आउट का दे रहा है, तो शायद इंटरनेट स्लो है, ठीक है। अगर आपका क्या करता है, एच टी टी पी कनेक्शन स्पूल, और इसका क्या है, कनेक्शन टाइम आउट बता रहा है, मतलब थोड़ा सा स्लो है। या तो फिर हो सकता है, क्या दे रहा है, मैंने तो आज यूज भी नहीं किया है। अच्छा, मंथली था या फिर डेली बेसिस पे था, 1000, है ना। टाइम लिमिट तो एक्सेस नहीं होगा, इंटरनेट सही नहीं चल रहा है क्या। कोई नहीं, जाके बाहर से फ्रेश हो जाओ। तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। कोई नहीं। तो ये आपका क्या रहेगा, इंटरफेस रहता है, वो चीज आप लोगों ने देखा है। बाकी जो हमारा कंटेंट रहेगा वो तो बढ़ेगा। ये क्या रहेगा, एआई रेनफॉल प्रेडिक्शंस के बेस पे रहेगा। इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, पहला मैनुअल और दूसरा लोकेशन बेस। मैनुअल में आप अपना खुद का डेटा डाल सकते हो, तो ये क्या है, प्रिडिक्टेड बाय सिटी, तो इसमें से क्लिक करोगे तो आप सिटी नेम दोगे, वो क्या करेगा, वहां से डेटा फेच करके देन प्रेडिक्ट करके देगा। क्योंकि इंटरनेट स्लो है, आप क्या कर सकते हो, मैनुअली इनपुट दोगे, एंड देन क्या करोगे, यहाँ से प्रेडिक्ट रेनफॉल पे क्लिक करोगे, और ये क्या करेगा, प्रेडिक्ट करके आपको बता देगा।
ठीक है, यहाँ पे। देन फोरकास्टिंग डैशबोर्ड, इसमें क्या रहेगा कि आप लोकेशन बेस करोगे, तो अभी क्या है नेट स्लो है तो लोकेशन बेस पे। एंड लास्ट क्या रहेगा, सजेशंस रहेगा। तो सारा जो नॉर्मल डेटा होगा वो फेच करेगा। और इसमें क्या है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट है। ठीक है, तो वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया। इसमें आप क्या कर सकते हो, अलग से जेमनी का एपीआई यूज करके इसमें कस्टम क्या कर सकते हो, सारे मैसेज पास कर सकते हो कि जिस हिसाब से वेदर रहेगा और मैं इस हिसाब से इस चीज का काम करना चाहता हूँ तो ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो जेमनी क्या करेगा, रिस्पॉन्स करके देगा और उसको आप यहाँ क्या शो करवा सकते हो। तो जिस तरीके से हमने इसका एपीआई यूज किया था उसी तरीके से जेमनी का भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी करके हम लोग देख लेंगे। है, जेमनी का नहीं है, वो फ्री है अभी। जेमनी अभी आपका फ्री है। हम्म, कोई बात नहीं, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा या तो क्लास से पहले या तो क्लास के बाद। बाकी जो क्लास से रिलेवेंट जो डाउट रहेगा वो क्लास में पूछ लेना। देखो जेमनी का अगर आपको लेना है तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, ज्यादा नहीं, चैट जीपीटी और यहाँ से जेमनी का, ये दिख रहा है जेमनी एपीआई की लिखोगे ना, जेमनी एपीआई की, ये दिख रहा है, क्लिक क्लिक करोगे तो ये आ रहा है एआई स्टूडियो। इसमें से क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें से इसका एपीआई की यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। बाकी वही सारी चीजें रहेंगी, क्रिएट एपीआई की क्रिएट करोगे और यूज करोगे। जैसे अगर मैं इनसे पूछ ले कर ही देता हूँ, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। इधर ऐड करना है तो इसे मैं क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यूज जेमिनी एपीआई की और क्या था हमारे पास सजेशंस के लिए ना, सजेशंस। इधर दिख रहा है, सिंपली आप क्या करते हो, जेमिनी एपीआई के लिए यहाँ पे यूज करते हो, कॉन्फ़िगरेशंस करते हो और इसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हो। प्रॉम्प्ट पास कर दिया, ये क्या करेगा, जनरेटिव एक मेथड है वो क्या करेगा, जेमिनी प्रो का यूज करके आंसर करेगा, वो आंसर को रिटर्न करेगा एज अ टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को किस तरीके से प्रिंट करना है आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका मैं यहीं पे एक बार, कौन सा था ऐप, इसी के अंदर अगर आप रेनफॉल इसी के जस्ट नीचे लिखोगे, या फिर एक्स्ट्रा एपीआई में था तो उसको मैं ले लेता हूँ। तो ये मेरा क्या है, गूगल जेमिनी का है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेन आई का यूज करके ना आप तुरंत कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी स्क्रैच से सीख रहे थे ना, इसलिए क्या है कि हम लोग एपीआई की यूज नहीं करते, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ज्यादातर अब एपीआई के बेस पे काम होता है। क्यों, क्योंकि हमारे मॉडल अच्छे स्मार्ट मॉडल क्या है, बाय डिफॉल्ट बड़ी बड़ी कंपनीज बना चुकी हैं। अब उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जब तक इंस्टॉल होगा, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एपीआई की, कौन सा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद देखेंगे।
से तो ये रन होने में टाइम लग रहा है। जैसे ही रन होगा हम ठीक है। तो जेमिनी के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कोई भी चीज बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग एपीआई की का यूज करके। बाकी आपका जो ट्रेडिशनल एमएल में था, आप क्या करते हैं वहां से अपना खुद का मॉडल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज का मॉडल आप क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो एक टॉपिक बच रहा था अनसुपरवाइज का पूरा बच रहा था, है ना। तो उसका देख ले कुछ थियोरेटिकल। मैं सोच रहा था जितनी जल्दी वो टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तभी फिर आगे ये सारी चीजें करेंगे। क्योंकि एटलीस्ट फिर क्या रहता है कि आपका सिलेबस में सारी चीजें कंप्लीट रहती है, तो आपको भी क्या होता है, थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर है। रीइंफोर्समेंट का नहीं है इसमें आपका, फिर रीइंफोर्समेंट में बहुत लंबा चला जाता है और पूरा अलग टॉपिक हो जाता है। तो आप एलएलएम के बेस पे जाते हो तो वो अलग टॉपिक है, और जो आप रीइंफोर्समेंट बोलते हो वो अलग चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो काम करेंगे ना एजेंटिक के बेस पे कर लेंगे। मशीन लर्निंग में क्या कहते हैं, पैटर्न फाइंड करके बताते हैं कि तुम्हें जो आगे कोई भी चीज फाइंड करना है इस पैटर्न के बेस पे जा सकते हो। तो वो क्या कहता है कि जो हमारा अप्रोच रहता है वो जल्दी फाइंड होता है, ठीक है। वो भी क्या रहता है, रैंडम ही रहेगा, लेकिन क्या करेगा, वो पहले ट्राई करेगा आपका पैटर्न को अप्लाई करने का। अगर उससे आंसर मिल पा रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, खुद से कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड करता रहेगा। तो उस तरीके से करता रहता है। इनिशियली कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए और क्या पेनल्टी मिलेगी और कहाँ से वो सारी चीजें स्टार्ट होगा, ये रहता है। एडा बूस्ट में क्या रहता है कि एक पॉइंट दे देते हैं ना, तो उसको क्या कहता है, वहां से के बेस पे अपना वैल्यू वाई प्रिडिक्टर और एक्चुअल वाई के बीच में क्या करता है, डिफरेंस को कम करता है। वो वेट्स को ही ऑप्टिमाइज करता है बस। रीइंफोर्समेंट में क्या आता है ना, उसके पास डेटा भी नहीं होता, ठीक है। वहां पे क्या होता है, खुद डेटा जनरेट करता है, then उसके बेस पे क्या करता है, चेक करता है कि वो सही जा रहा है या गलत। अगर सही जा रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलता रहेगा, अगर वो गलत जा रहा है तो उसको पेनल्टी मिलती है। पेनल्टी का मतलब क्या होता है कि वहां पे कि आपको दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट करना है। अगर इसका ना एक तरह सा एग्जांपल है, किसी यूट्यूबर ही है, उसने बनाया था, प्रोजेक्ट के बेस पे ही बनाया था। तो मिलेगा ना तो आपको दिखा देंगे री एनफोर्समेंट का, बट नेट ही नहीं चल रहा है ना। डीप लर्निंग सिमुलेशन, बहुत पहले मैंने भी देखा था, क्या सर्च करके आएगा वो देखना पड़ेगा। कोई फॉरेन का ही था,
उसमें क्या था ना, अच्छा खासा उन्होंने सिमुलेशंस के बेस पे बताया था क्या, क्यू लर्निंग का रीइंफोर्समेंट वाले का। नहीं दिख रहा है। तो अगर मुझे कभी मिलता है दोबारा तो मैं बताता हूँ। बट उसमें क्या था ना, कि वो क्या करता है कि उसने ऐसा सिमुलेशन बनाया था कि वो सेल्फ ड्राइविंग कार का बनाया था। ठीक है, उसमें क्या था कि वो स्टार्टिंग में एक कार को क्या करता था, स्पेंड करता था, लेकिन क्या था, एक टाइम में वो इन्फिनिटी कार चलते थे। इन्फिनिटी मतलब कि हमारे पास सीपीयू अच्छा खासा, तो हम क्या करेंगे, उसी का अलग अलग कॉपी बना देंगे। और उसमें से जो बेस्ट कार होता था, जितनी दूर ट्रेवल कर पाता था रोड में सही से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, तो हमारा क्या था, वहां तक बेस्ट होता था। फिर दूसरी बार क्या करता था, जैसे वो कहीं पे क्या करता था, क्रैश करता था, ऑटोमेटिकली स्टार्ट में चला जाता था। और जैसे स्टार्ट में चला जाएगा तो उसने जो सीखा था वहां तक जाने में, वो उसी को फॉलो करता था, एंड देन फिर क्या करता था, आगे तक जाता था। इसी तरीके से क्या है, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट चलते हैं, एंड देन फाइनल वो क्या करता है, अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाता है ना। तो वो जो डेस्टिनेशन पहुंचता है तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेस पे था, उसमें से जो बेस्ट रूट था उसने फाइंड कर लिया। अब वो क्या हो गया, एक एल्गोरिथम बना के हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है? अब वही क्या होगा कि जो रियल वर्ल्ड का कार होगा फिर उसमें हम डाल देंगे, तो क्या करेगा, सेम चीज को वो फॉलो करेगा उस रूट पे। ठीक है, तो वो चीज रहता है। तो स्टार्टिंग में लगता है, ट्रेनिंग के टाइम में सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर मैं दिखा दूँ कार से अधिक कार सिमुलेशन, ये दिख रहा है। तो इस तरीके से दिखेगा तुम्हें। ये तुम्हारा एक डीप लर्निंग का है जो ड्राइवरलेस कार बोलते हो ना। तो ये क्या करता है, अपने वेट्स को इंप्रूव करता है। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे हो गया, फिर अगेन स्टार्ट से जाएगा, फिर अगेन क्या करेगा, सारी चीजें लगता है, ये लर्निंग करते रहता है, वो सीखते रहता है। अब इसमें एन नंबर पे एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग क्या किया, सिमुलेशंस पे बना रहे हैं, ताकि क्या हो, रियल में जो हम लोग बनाएंगे उसमें क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। तो सिमुलेशंस में अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, फिर हम रियल कार में क्या करते हैं, यही चीजें फीड करते हैं और वो चलाते हैं। वहां पे भी जो गलती करता है फिर क्या करते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ये क्या होता है, चलता रहता है। और ये जितने भी रूट रहते हैं वो रियल वर्ल्ड का रहता है मैप। जो रियल वर्ल्ड का हम लोग मैप यूज करते हैं ना, वही मैप ये भी यूज करता है। ठीक है, ताकि क्या हो, वो रियल वर्ल्ड के बेस पे क्या हो, सारी चीजें सीख सके। ये दिख रहा है? यहाँ पे आपको न्यूरल नेटवर्क दिखेगा साइड पे, और यहाँ पे क्या है, सिमुलेशन। तो ये सिमुलेशन में क्या होगा, सारी चीजें ट्रैक करेगा। इस तरीके से का एक टाइम में एन नंबर ऑफ कास्ट चल रहे हैं। ठीक है, और कौन सा जो बेस्ट होगा वो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। वो क्या करेगा, फिर अगेन स्टार्ट करे। तो ये क्या करेगा, ये दिख रहा है, जनरेशन का मतलब क्या होगा, आपने कितने इटरेशन चला चुके हो। ठीक है, तो ये नाइन्थ इटरेशन है। इस तरीके से अगेन दोबारा जाएगा फिर टेंथ। तो ये कब तक चलेगा, या तो जब तक आप पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज ना कर जाओ, या तो तब तक ये फाइनल में ना पहुंच जाए। ये दिख रहा है, फाइनल मतलब ये रोड से यहाँ से निकल के ये बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, फाइनल। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हम अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव हो गया। ठीक है? तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये क्या रहता है, अलग अलग सेंसर, और इसमें सेंसर नहीं था, इसमें क्या रहता है बेसिकली, कि हमें यहाँ पे जो है ना, वो डिस्टेंस के बेस पे चलता है। ठीक है, और डिस्टेंस कैलकुलेट कर रियल वर्ल्ड में क्या होता है, सेंसर से यहाँ पे जो सबसे है ना, बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं, इसमें क्या है कि वहां वहां से हम डिस्टेंस मेजर करें। ये यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, ताकि क्या हो, कहीं पे भी किसी तरीके से ये बाउंड्री में टच ना करे। तो ये क्या हो गया, सिमुलेशंस हो गया, जो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सिमुलेशंस होते हैं। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और इसमें डीप लर्निंग क्यों बोले, तो इसमें रीइंफोर्समेंट का पूरा लगता है। तो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो ये पूरा इसी में रहता है। तो हम लोग जो यूज कर रहे थे, एच तक करना।
फिर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपना थोड़ा सा डिजाइन कर लोगे, एंड देन ये सारी चीज क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा एमएल भी यूज हो जाएगा, अपना खुद का एआई भी यूज हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं, एपीआई के बेस पे भी काम करना सीख जाते हो। लास्ट जो हमारे पास रहता है कि एक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है? ये सिर्फ स्ट्रीमलीट के बेस पे है। रियल वर्ल्ड में अगर आप जॉब अप्लाई करोगे ना कहीं पे भी, एज ए एमएल और एआई, उसमें ये जो फ्रंट एंड बनता है, वो बेसिक फ्रंट एंड आप एचटीएमएल में बनाते हो। ठीक है, या फिर स्ट्रीमलीट में, तो ये हमें आता है और बेसिक है, बन सकता है। बैकएंड जो बनता है वो पाइथन में बनता है। ठीक है, पाइथन में जो हम यूज करते हैं ज्यादातर, इंडस्ट्री जो मांगती है अभी, वो फास्ट एपीआई और फ्लास्क मांगती है। अगर आप एआई एप्लीकेशंस बना रहे हो तो ये दो चीजें ज्यादा चलती हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा ये फास्ट एपीआई ना। तो ये कहता है एज कम्पेरेटिव कोई भी अगर आप कोडिंग करते हो जेंगो पे, या फिर फ्लास्क पे, या फिर स्ट्रीमलीट पे, उससे ज्यादा फास्ट होता है ये फास्ट एपीआई। और दूसरा, इसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं एपीआई क्रिएट करने के लिए। जो हम एपीआई भी यूज कर रहे हैं ना, उसी तरीके से हम अपना खुद का भी बना के क्या कर सकते हैं, सामने वाले के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो क्या था, इसमें रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, तो लेटेंसी ऑटोमेटिकली कम होगी, तो हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहता है फास्ट एपीआई बैकएंड के लिए। फिर स्टोरेज के लिए आप क्या यूज करते हो, तो डेटाबेस कोई भी यूज कर सकते हो, सीक्वल का भी यूज कर सकते हो, नो सीक्वल का। ठीक है, देन हम लास्ट में क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो एआई रिस्पॉन्स करता है वो नंबर्स में होता है। तो अगर नंबर्स के बेस पे सारी चीज स्टोर करवाना चाहते हो तो उसके लिए होता है वेक्टर डेटाबेस। सुना है? उसमें क्या होता है कि वहां पे जो एक्चुअल डेटा है ना वो स्टोर नहीं होगा, वहां पे सिर्फ नंबर्स के बेस पे स्टोर होगा। उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती सर्चिंग के टाइम में। जब भी आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हो, डायरेक्ट वो वेक्टर डेटाबेस पे आ जाएगा, सिमिलरिटी स्कोर निकालेगा, जिसका वैल्यू सेम आएगा वो यहाँ पे आएगा, अंदर क्या करेगा, उसका इन्फॉर्मेशन चेंज करके आपको शो करवा देगा। इसमें टाइम कम लगता है। इसीलिए वेक्टर डेटाबेस ज्यादातर यूज होता है जब भी आप एक एलएलएम मॉडल्स या फिर एलएलएम से बेस पे कोई एप्लीकेशन बनाते हो। लाइब्रेरी इसमें वही सारी चीजें ना। इस पे हमने साइकिट लर्न, स्ट्रीमलेट दो ही यूज किया है, और कोई तीसरा यूज नहीं है। जितना हमारे मॉडल बनाने के लिए यूज होता है उतना है। क्या चीज का? ग्रिड सर्च, तो वो तो नॉर्मल हमारे पास हाइपर पैरामीटर के लिए था ना। तो देखो, हमारे पास क्या है, साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी है जिसमें मशीन लर्निंग से रिलेटेड ए टू जेड सारी चीजें हैं। तो हमें ए टू जेड अप्लाई नहीं करना है, हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम धीरे धीरे अप्लाई करते जा रहे हैं। पहला सुपरवाइज के बेस पे जितनी भी चीजें थी वो हमने अप्लाई किया। अगर आप देखोगे ना साइकिट लर्न पे जाके, एसके लर्न, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखा दूं, तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर देखोगे तो इसके अंदर आप देखोगे ना, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टर, डायमेंशन रिडक्शंस, मॉडल सिलेक्शंस और प्री प्रोसेसिंग। ये दिख रहा है 6 पार्ट। तो आप प्री प्रोसेसिंग जो एडीए वाला काम कर रहे थे वो इसके थ्रू कर रहे थे, है ना। मॉडल सिलेक्शन, जो एक्स्ट्रा चीजें यूज हो रही थी जैसे ग्रिड सर्च, क्रॉस वैलिडेशन, मैट्रिसेस, वो सारा चीज इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, बाकी क्लासिफिकेशंस के जितने भी एल्गोरिदम हम लोग यूज कर रहे थे वो सारे क्लासिफिकेशंस के अंदर है। रिग्रेशंस के जितने यूज कर रहे थे वो रिग्रेशंस के अंदर है। ठीक है, अभी जो क्लस्टर है और डायमेंशन रिडक्शन है वो हमारा अनसुपरवाइज में आता है, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें के मीन्स, हायरार्किकल और डीबी स्केल, ये इंपॉर्टेंट रहता है तीन। ठीक है, तो ये तीन एल्गोरिथम क्या करेंगे इसमें से देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप डायमेंशन रिडक्शन करना चाहते हो तो पीसीए का कॉन्सेप्ट इसमें होता है, तो एक ये देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है जो जनरलाइज वर्जन में ज्यादा यूज होते हैं वो हम लोग यूज करके देख लेंगे। ठीक है, और इसका जो यूज केस रहेगा वो आपका इंटरव्यू में रहेगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में इसमें कुछ भी नहीं होता। मशीन लर्निंग में प्रैक्टिकल से कुछ नहीं होता। क्यों? मान लो आधे घंटे के इंटरव्यू में आपको अगर मॉडल बनाने के लिए दिया जाएगा और उससे या कोई कोड को डीबग करने के लिए दिया जाएगा, तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए क्या होता है, ये इंटरव्यू लेवल का बस होता है कि आपको थियोरेटिकल वो क्वेश्चंस पूछेगा, आप थियोरेटिकल आंसर करोगे, वो चीज उसको समझ में आ गया, तो फिर वो क्या कहता है नेक्स्ट राउंड, या फिर क्या करेगा आगे चीजें। और कोडिंग में वही चीज देखेगा कि आप बेसिक्स पाइथन में सारी चीजें कोड कर पा रहे हो नहीं, अपना पाइथन में लॉजिक बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, वो देखता है। और तीसरा क्या देखेगा कि जो मोस्ट कॉमन चीजें यूज होती है मशीन लर्निंग में, जैसे आपका जो डेटा लोड होता है वो ज्यादातर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है ना। तो आपको क्या दिया जाएगा, जेसन में डेटा दिया जाएगा, उसको क्या करेगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है, या डेटा फ्रेम में है उसको जेसन में कन्वर्ट करके, क्योंकि वेबसाइट में शेयर करना है तो उसको जेसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देन उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन के बेस पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे करते थे, क्या हो गया,
दीक्षा, कोई नहीं, 1-2 दिन दे दो, तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट सिलेबस का कंप्लीट होगा ना, तो लोड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे दिख रहा है पीसीए का, के मींस का और हायरार्किकल का है। इसके अलावा हमारे पास एक डीबी स्कैन का भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें रहेंगी, हम लोग खुद से अपना कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट, जैसे जितना भी एलएलएम के बेस पे था वो बना सकते हैं। पर अभी इसको परसों हाँ, तो वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे ना, क्लास के बाद तो जाना नहीं है ना आपको, आधा घंटे रुक के आप डिस्कस कर लेना। ठीक है, कोई नहीं, तो आज अनसुपरवाइज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अनसुपरवाइज में होता क्या है, पहले ये बताओ, कुछ आइडिया है? बताया था, बताओ। तो अगर मेरे पास अनसुपरवाइज का होगा, मैंने बताया ना कि 2 दिन मुझे दे दो, उसके बाद आपका जो कोर लेवल का है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोर का हम लोग एंड करने के बाद फिर क्या कर सकते हो, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, जो डिमांड है वो, और इंटरव्यू। ठीक है, और दूसरा कि कोर्स में जिस हिसाब से है, उस हिसाब से चलेंगे। तो कोर्स का तो सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, और कोर्स में जो रहता है वो इंटरव्यू लेवल का बस है, कि आपको इंटरव्यू लेवल के जो क्वेश्चंस हो गए वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, जो जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिक से ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसका जेडी देखोगे, तो ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके बेस पे उसके जेडी में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके बेस पे आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है? तो प्रोजेक्ट लेवल पे क्या होता है, जो ट्रेंड में चलता है उसका होना चाहिए, और इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिक लेवल का। ठीक है, कि आपको कोर पता होना चाहिए, इस तरीके से चलता है। हाँ, लेकिन इसमें जो रहता है, इस पे हमने जो काम किया था उसमें क्या डिफरेंस था, इसमें ज्यादा सोचने वाला था या कोड करने वाला था? कोड का ज्यादा काम था इसमें, मशीन लर्निंग में। कोड तो अगर हम लोग एक फुल प्लेज सॉफ्टवेयर की तरह बना रहे हैं तब कोड आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर आप मॉडल बना रहे हैं तो उसमें कोड ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहला डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा क्लीनिंग, एंड देन डेटा कैसे हम लोग रखते हैं, उस वो जो ईडीए का स्टेप्स होता है ना वही फॉलो करते हैं, लेकिन किस स्टेप में किस तरीके से है, तो आपको डेटा अंडरस्टैंड होना चाहिए ना। तो क्लीनिंग में टाइम लगता है, और कौन सा मॉडल में कौन से एल्गोरिदम से कौन सा मॉडल रन हो सकता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो वही चीज आपको ट्यूनिंग करना रहता है। हम्म। वो तो तुम प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे मान लो मुझे पता है कि इसके बाद क्या चीज होगी, मुझे कैसे पता है, मैंने भी तो कहीं पे देखा होगा ना, कहीं से सीखा होगा ना। बट स्टार्ट तो कर सकते हैं ना। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको 6 महीने में पूरा मशीन लर्निंग आ जाएगा, बट इतना रहेगा कि आप स्टार्ट कैसे करते हो, कहाँ पे क्या चीजें होंगी, वो आपको गाइडेंस मिल जाता है। इंटरव्यू लेवल पे उतना ही चाहिए होता है। ठीक है, तो जो हम अनसुपरवाइज में देखेंगे वो ये रहेगा। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग देखा था, सुपरवाइज में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, इसके जितने भी मॉडल थे हम लोगों ने वो देखा था। ठीक है, फिर आपके पास क्या रहेगा अनसुपरवाइज, इसमें क्लस्टर और डायमेंशंस का देखेंगे। ठीक है, रीइंफोर्समेंट मैंने बोला था स्किप करना है इसमें। ठीक है, अनसुपरवाइज में क्या होता है, अगर आइडिया होगा थोड़ा सा भी तो। तो इसमें कोई भी क्या होगा, लेबल नहीं होगा। लेबल नहीं होगा मतलब कौन सी चीजें क्या है वो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं, इसमें पहले ही बता देंगे तो क्या होगा। हाँ, आउटपुट गिवन नहीं होगा तो मतलब ये अनलेबल डेटा हो गया। तो आप क्या करते हो इसमें, इसको क्या करोगे, सेग्रीगेट करोगे। कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कि इनके फीचर्स क्या हैं, तो जिसका सिमिलर फीचर्स होगा उसको एक साइड पे रखोगे, जिसका सिमिलर फीचर्स होगा उसको अलग साइड पे रखोगे, और जिसका एक फीचर्स होगा उसको, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा डालते हो, देन कुछ एल्गोरिदम यूज करेंगे, वो एल्गोरिदम प्रोसेसिंग करेगा और आपको क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप बना के दे देगा। ठीक है, तो यही चीज हमारा क्या करता है, अनसुपरवाइज करता है। ठीक है, अगर ये ग्रुप बना के दे दिया तो ये चीज हमारा क्या बन गया, सुपरवाइज बन गया। और सुपरवाइज बन गया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रिडिक्शन सिस्टम बना सकते हैं। तो यही चलता है। ठीक है, जो अनसुपरवाइज लर्निंग रहता है वो क्या करता है कि लेबल देता है,
और लेबल के बेस पे आप क्या करते हो, उसका प्रिडिक्शन सिस्टम बनता है। और बाय डिफॉल्ट जितने भी अनसुपरवाइज लर्निंग होते हैं वो क्या बनेगा, ज्यादातर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बनेगा। अगर देखोगे यहाँ पे क्या है, या तो ये मिर्ची होगी, है ना, या तो ये क्या होगा, ये होगा, या तो फिर ये होगा, है ना। तो सबका नेम दे देते हो, तो तीन ही नेम आएंगे कि जो भी हमारे पास डेटा है इसी में से तीनों में से कोई होगा, है ना। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम बन गया, क्लासिफिकेशन बन गया। तो क्लासिफिकेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेबल डेटा बनाना पड़ेगा। और लेबल डेटा बनाने के लिए हम अनसुपरवाइज का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी होता है कि ये क्या करता है, पैटर्न के बेस पे, कैरेक्टर के बेस पे क्या करता है, चीजें सेग्रीगेट करता है, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास क्या होता है, अनसुपरवाइज में होता है, ठीक है। अब ये चीज जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये जो है एल्गोरिदम, यही डिसाइड करता है कि ये चीजें कितने परफेक्टली क्या होंगी, डिवाइड होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एल्गोरिदम कौन कौन से हैं इसमें वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमारे पास रहता है, तीन रहेंगे इंपॉर्टेंट, के मीन्स, दूसरा हायरार्किकल, और तीसरा डीबीएसके। डीबीएसके रहेगा वो पीसी हमारा क्या रहता है, डायमेंशनल डिडक्शंस रहता है। डायमेंशनल डिडक्शंस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो क्या करेगा, हायर डायमेंशंस को लोअर डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देगा। उससे बेनिफिट क्या होता है, कंप्यूटेशन पावर आपका रिड्यूस होगा, है ना, वो होगा। और दूसरा कि आप कम डायमेंशंस में क्या कर सकते हो, एक एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो ये अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है, डायमेंशन रेडियस अलग होंगे, एसोसिएशंस के अलग अलग होंगे। अब इसका सिंपल हमारे पास मोटिवेशंस के बेस पे बोल सकते हो कि रियल वर्ल्ड में इसका यूज कहाँ पे होता होगा, बता सकते हो। अनसुपरवाइज का, अनसुपरवाइज लर्निंग का आपको यूज केस कहाँ पे दिखता है रियल वर्ल्ड में, डेली के बेस पे आपका यूज करते हो कहीं पे। ये तो रियल वर्ल्ड के बेस पे मैंने कुछ, पहला आप गूगल फोटोज यूज करते हो, फोटो क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या रहता है, गूगल फोटोज पे जाओगे ना, तो क्या करेगा, फेस वाइज सबका अलग अलग बना के दे देता है ना। तो बेसिकली क्या फॉलो करता है, तो ये अनसुपरवाइज का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल, हाँ लोकेशन वाइज भी हो सकता है, वो क्या करता है जो कॉमन दिखता है उसके बेस पे रहता है। लेकिन ज्यादातर वो क्या करता है, इमेज में जो फोटो दिखती है उसके बेस पे क्या करता है, अलग अलग एल्बम बना देता है ना। ये क्या है कि ये कल्याण का पूरा एल्बम है, ये क्या है, ऋषि का एल्बम है, ये क्या है, युवराज का एल्बम है। तो सबका अलग अलग एल्बम बना के दिखाता है ना। तो वो चीज आपको फोटोज में डायरेक्टली मिल जाता है ना। इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे आपका डेटा यूज करके वो क्या कर रहे हैं, अपना खुद का एक एल्गोरिदम बना रहे हैं जो क्या करता है, फोटो सेग्रीगेट करता है ना। अगर वो सही से सेग्रीगेट नहीं करता तो आप क्या करते हो, मैनुअली उसको सेग्रीगेट कर लेते हो। तो वो बेसिकली क्या है कि आपके डेटा से ही क्या करता है, सारी चीजें सीखता है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी जेमिनी का फ्री वाला देख रहे हो, उसने क्या किया है, 2 GB तक का स्टोरेज दे दिया है। क्यों, 2 TB। क्योंकि क्या है, गूगल को अपना मॉडल इंप्रूव करना है तो उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो अगर डेटा उसके पास अच्छा खासा कलेक्ट हो गया तो मॉडल इंप्रूव हो जाएगा, एक्यूरेसी अच्छी खासी हो जाएगी, एंड देन उसको अगर उस समय वो प्रीमियम करेगा तो हर लोग कोई क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो वो मेन मोटिव है उसका, ठीक है। वो हर किसी का, देखो बिजनेस इसी तरीके से चलता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, के मीन्स, हायरार्किकल, डीबीएसकेन, पीसीए, और आप टी साइन भी दे सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग एल्गोरिदम होते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, अगर एक्यूरेसी आगे जाके चेक करना रहता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, कितने ग्रुप जो बनेगा वो परफेक्ट होगा। कि दो हमारे डेटा के बेस पे दो ग्रुप बनने चाहिए, चार ग्रुप बनने चाहिए, छह ग्रुप बनने चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्या होगा, एक मेथड होता है एल्बो मेथड, उसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि जो हमारे ग्रुप्स बने हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, कि ये खराब ग्रुप बना है या अच्छा ग्रुप बना है। उसको हम फिर सिलोटी स्कोर से चेक करेंगे, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल से मैथमेटिकल भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। यूज केस आपको मैंने बता दिया है। इसका यूज केस आगे जाके एनोमली डिटेक्शन, देन आप क्या करते हो, टाइम सीरीज के लिए भी आगे जाके करोगे। टाइम सीरीज डेटा होता क्या है पता है ना, कि जिसमें टाइम क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है। तो उसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे क्या होता है हमारे पास मूविंग एवरेज होता है, एमएससीडी होता है, उसी तरीके से अरीमा होता है, ठीक है। देन सरीमा होता है, देन सेरीमे होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑटो रिग्रेसिव होती है। ऑटो रिग्रेसिव मतलब कि पास्ट के 5 डेज का डेटा उठाएगा, उसी में क्या करेगा, मूविंग एवरेज बनाएगा। मतलब 5 दिन का जो पिछले 5 दिन का एवरेज है वही क्या होगा, नेक्स्ट डे का एवरेज बनेगा।
इससे क्या बेनिफिट होता है? तो वो चीज हम प्रेडिक्ट करते हैं। और दूसरा स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो लास्ट के 5 डेज या 1 वीक का डेटा रहता है उसी पे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि पूरे हिस्टोरिकल डेटा पे, है ना। जैसे आपको टीसीएस का क्या करना है कि स्टॉक मार्केट में बाय करना है, तो आप प्राइस क्या करते हो, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, या 1 या 2 महीने पहले का देखते हो, है ना। स्टार्टिंग का वो प्राइस कोई भी इसमें क्या होता है इम्पैक्ट, जैसे स्टार्टिंग में क्या था, 10 रुपए थे, तो वो प्राइस सोच के हम क्या करेंगे, अभी खरीदेंगे क्या उसको? हम क्या खरीदेंगे, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये सारी चीजें देखेंगे, उसके बेस पे क्या करते हैं, खरीदते हैं। मतलब क्या होता है, जो लास्ट के डेटाज होते हैं उसको नहीं देखते हम, जो देखते हैं करंट के जो प्रीवियस डेटा है उसी के बेस पे डिसीजन करते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, एग्रीगेटेड, ठीक है। एंड देन उसको क्या करते हैं, उसका मूविंग एवरेज के बेस पे करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारे पास अरीमा मॉडल होता है। ऑटो रिग्रेसिव मतलब होता है कि लास्ट फ्यू डेटास, जो हमारा करंट डेटा होगा उसका लास्ट फ्यू डेटा देखते हैं ना, तो ऑटो रिग्रेसिव वो निकाल के देता है। और क्या निकाल के देगा उसका, तो मूविंग एवरेज निकाल के देगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ये अरीमा हो गया। और दूसरा क्या था, सरीमा, तो सीजनल होता है। सीजनल का मतलब क्या हो गया, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हर 5 साल में या फिर कभी कोई इवेंट आता है तो ऑटोमेटिकली या तो पूरा डाउन चला जाता है या पूरा, जैसे इलेक्शन के टाइम में, है ना। तो इलेक्शंस के टाइम में क्या होगा कि मान लेते हैं हमारा क्या है, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया है ना, किसी कंपनी का, तो वो क्या होगा कि वो एक क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, तो आउटलायर की तरह कर सकते हैं। दूसरा कि जब भी फाइनेंशियल, हर साल फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्लोज होता है, तो उस समय या तो स्टॉक मार्केट डाउन रहता है या तो अप रहता है, तो ये हर साल आता है, तो ये हर साल आता है, ये तो क्या होगा, एक कॉमन इवेंट हो गया। तो कॉमन इवेंट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रेंड में उतना फॉलो नहीं करते। उससे क्या होता है कि आपको एक्चुअल ट्रेंड मिलता है। अगर सीजनल को डालोगे तो क्या क्या लॉस होगा उसमें से, सीजनल अगर रहेगा तो क्या लॉस होगा, कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अप्रैल में पैसा लगा रहा हूँ, तो अगर मैं क्या करूँगा, कुछ दिन पहले का देखूंगा, तो मार्च का देखूंगा, मार्च में था क्लोजिंग एरिया है ना। क्लोजिंग में क्या होगा, या तो मार्केट ज्यादा अप होगा या तो ज्यादा डाउन होगा। मान लो ज्यादा अप है ना, उसके बेस में मैंने सोचा कि नहीं और अप जाएगा, क्योंकि मैं एक ही महीने का डेटा देखा, तो उससे क्या होगा, तो वो डाउन ही चला जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या आता है, अपने आप को स्टेबलाइज भी करता है ना। तो क्या होगा कि आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। अगर लेकिन वही चीज हमने क्या किया कि जो मार्च में डेटा हम देख रहे हैं वो हर सीजन में क्या होता है, पीक में जाता है या फिर लो में जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मार्च का ना देख के फरवरी का देखेंगे और जनवरी का देखेंगे, और मार्च को क्या करेंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक एवरेज वैल्यू मिलेगा, जो क्या होगा आपके अप्रैल के लिए भी सही होगा, है ना। तो वो चीज हम करते हैं यहाँ पे। मतलब आप सीजन को क्या कर रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो वही चीज होता है सरीमा। सरीमा क्या करता है, जो सीजनल डेटा होता है उसको क्या करता है, वहां से हटा देता है, ताकि क्या हो, एक नॉर्मल पैटर्न मिल सके। तो वही चीज हम क्या करते हैं, अरीमा से ही सरीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अलग अलग टाइम सीरीज मॉडल्स होंगे, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। वो आपका आगे जाके डीप लर्निंग वाले में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो पहला जो हमारे पास रहेगा के मीन्स। के मीन्स क्लस्टरिंग, कुछ आइडिया लग रहा है, बता सकते हैं? के मीन क्लस्टरिंग से कुछ आइडिया लग रहा होगा। केएनएन हम लोग ने पढ़ा था, केएनएन में क्या होता था कि के की वैल्यू हम खुद डिफाइन करते थे, उसके बेस पे क्या करता था, वो उतने पॉइंट्स लेके एंड देन क्या करता था, वैल्यू काउंट करता था। वो चीज वहां था। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, कि मान लो आपके पास जो डेटा पॉइंट्स है, कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे कि हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है, इस तरीके से डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे के का मतलब यहाँ पे सिंपल रहेगा ग्रुप्स, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो के का होता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, ठीक है, वो रहता है। अब क्या रहेगा, मीन के बेस पे रहेगा। आप क्या करते हो कि मान लो हमें क्या करना है, एक दो ग्रुप बनाने हैं। मैंने बोल दिया कि आपको दो ग्रुप्स बनाने हैं, तो के की वैल्यू 2 कर दी। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेगा, रैंडम लेगा, कि मान लो उसने क्या किया, यहाँ पे अपना एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, जो इसके पास होगा उसके इसके साथ रहेगा। क्योंकि हमने दो बोला है, तो इस तरीके से वो कितना सेंटर बनाएगा, दो सेंटर बनाएगा। जो इसके पास होगा उसका डिस्टेंस जिसका कम होगा वो इसके पास दिखेगा, इस ग्रुप में आएगा, और जिसका डिस्टेंस इसके साथ कम रहेगा वो इस ग्रुप में जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये डेटा अलग हो जाएगा, ये डेटा अलग हो। तो ये बेसिकली क्या करा है, एवरेजिंग के कि इसका जो डेटा है, कि जो क्या होगा हमारे पास, हर एक का डिस्टेंस होगा वो कम से कम होना चाहिए, और जिसमें कम होगा वही क्या होगा, उसी ग्रुप्स का बन जाएगा। क्या चीज?
इसमें डिस्टेंस के बेस पे लेता है और कुछ नहीं। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला वहां पे भी देखा था ना, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। सिंपल, आपके पास रेंज यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे ये क्या करता है ना, सबसे पहले हमने जितना बोला है उतना वो सेंटर क्रिएट करेगा। और सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो वो रेंडम रहेगा। यहाँ पे हो सकता है एक, और दूसरा यहीं पे भी हो सकता है। वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, वो डिस्टेंस ज्यादा आएगा तो वो क्या करता है, अपने आप को सेंटर को चेंज करता है। ये सेंटर यहाँ कर लिया, फिर ये यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर डेटा पॉइंट्स के बेस पे क्या करता है, कैलकुलेट करता है। और ये कब तक चेंज होता है, जब तक एक बेस्ट सेंटर इसको ना मिल जाए, ठीक है। तो जैसे इसको बेस्ट सेंटर मिलता है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिस्टेंस कम होगा, है ना। एक क्लस्टर के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, विद इन अ क्लस्टर डिस्टेंस, ठीक है। WCSS, विद इन अ क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और सम ऑफ स्क्वायर याद है मीन स्क्वायर एरर का। तो यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर क्या करता था, वही एरर कैलकुलेट करते थे। और ये क्या कर रहा है, WCSS विद इन अ क्लस्टर, कि एक क्लस्टर के अंदर हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें WCSS क्या होता है, इंटरनली कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी होगा, ठीक है। इसका अगर कहीं पे विजुअलाइजेशन होगा तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, एक मिनट देना। चलो कोई नहीं, पहले मैं दिखाऊंगा। हम्म। हाँ, कोई नहीं, वो बता देंगे, ठीक है। मेरे पास है एक वेबसाइट, मैंने कहीं से ढूंढा था, वो मिल जाएगा। नहीं, वो तो क्या क्लस्टर हो गया, लेकिन किस तरीके से वहाँ पे इंटरनली एल्गोरिदम काम करता है उसका पूरा स्टेप के बेस पे है। के मीन क्लस्टरिंग क्या करेगा, सिंपल एल्गोरिदम रहेगा, मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम है, जो क्या करता है कि डेटा पॉइंट्स पर पार्टिसिपेट करवाता है। किसके बेस पे, तो के क्लस्टर के बेस पे। विच इज डेटा पॉइंट्स बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद इन द नियरेस्ट मीन। मीन मतलब जो उसका सेंटर बनेगा, हर एक डेटा का जो एवरेज बनेगा तो वही क्या बन जाता है, उसका सेंटर बनता है, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। और ये एल्गोरिदम क्या होता है, इटरेटिवली क्या करता है, चलता रहता है, कब तक, जब तक वो सेंट्रोइड में कन्वर्ज ना हो जाए। कन्वर्ज का मीनिंग समझ में आता है, डायवर्जन और कन्वर्जन सुना है। जैसे मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है कि आपका जो डेटा मिनिमम जाना चाहिए था उतना चला गया, अब उससे क्या हो रहा है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, ना के बराबर हो रहे हैं, तो मैं आगे चेंज नहीं करना। तो वही चीज ये क्या करता है, पॉइंट प्रोवाइड करता है। ये मैथ्स में हम क्या कहते हैं, एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है, बुक भी होता है, कन्वर्जेंस। अगर जिसका मैथ्स बैकग्राउंड होगा ना, कन्वर्जेंस मैथ्स था, अगर ग्रेजुएशन में जिसने मैथ्स थोड़ा सा भी लिया होगा ना, तो कन्वर्जन डाइवर्जेंस का रहता है। ये देख रहे हैं, कोई नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, समझ में आया। कन्वर्जेंस का काम बस इतना होता है कि जो आपने डेटा लिया है उसको कैलकुलेट करने के बाद क्या हो रहा है, चेंजेस एकदम ना के बराबर हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। क्योंकि अगर चेंजेस ना के बराबर होगा तो उसके बाद कैलकुलेट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, है ना। तो वो पॉइंट कौन फाइंड कर देता है, तो हमें वो फाइंड करके देता है कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इसके अलग अलग क्या होता है, एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये चीज आप क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, और ये इंटरनली यूज होता है। आपको इसके बारे में मैथमेटिकली कुछ नहीं देखना, ठीक है, कि इसमें मैथ्स नहीं, इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो आपको जो यहाँ पे फोकस करना है वो अप्लाइड मैथ पे करना है। अप्लाइड मैथ क्या होता है, कि रियल वर्ल्ड में वो मैथ्स कैसे अप्लाई हो रहा है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। अप्लाइड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जैसे मैंने बताया कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, मैथमेटिकल भी जान सकते हो। दूसरा, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, कि जो इक्वेशन है उसमें से क्या है कि जो वैल्यू आना चाहिए उससे ज्यादा फिर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, चाहे हम कितना भी वैल्यू चेंज कर ले, ठीक है। जैसे y = mx प्लस करते हैं, चलो इधर देखो दीक्षा, इधर देखो, mx + c है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करें कि एक ऐसा पॉइंट आएगा इसमें, तो आप m और c की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये क्या होगा, ज्यादा चेंज नहीं करेगा इक्वेशंस में y की वैल्यू को,
तो ये क्या हो गया हमारे पास, उसके बाद का जो वैल्यू है हम नहीं लेंगे, वहीं क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, तो ये कन्वर्जन से प्रोवाइड होता है, कि वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वही पॉइंट में स्टॉप कर देगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, कैलकुलेशंस आपका वहीं पे रुक जाएगा, और वही हमारा क्या होगा, फाइनल आउटपुट देगा। ठीक है। कि यहाँ के बाद आप जो बोल रहे थे कि चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हो रहा, मतलब फाइनल रिजल्ट हमें वहीं पे मिलेगा, है ना। तो वही चीज क्या करता है, कन्वर्जेंस करता है। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ था, हाँ लिखा हुआ था, ये दिख रहा है, कि ये एक ऐसा सेंट्रोइड फाइंड करेगा जो क्या होगा, जब तक कन्वर्ज ना हो जाए। कन्वर्ज मतलब उसको एक बेस सेंटर ना मिल जाए। ये दिख रहा है, ये मान लो हमारे पास क्या है, डेटा है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा एग्जांपल ऐड करता हूँ। अब मान लो मुझे क्या करना है, इसका दो ग्रुप बनाने हैं, तो कहाँ पे सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हो। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्रिएट कर लो, अरे यहाँ पे कर लो, बेस्ट रहेगा, है ना। लेकिन मशीन्स को तो वो नहीं पता, तो वो क्या करेगा, तो रेंडमली कहीं पे भी वो इस तरीके से ले लेगा दो पॉइंट। ठीक है। अब क्या करेगा, हर एक का डिस्टेंस निकालेगा। ठीक है, ये ले लिया, इधर भी ये कर लेगा। फिर क्या करेगा ये, फिर अगेन इस डेटा को क्या करेगा, रेंडमली करेगा। कि मान लो यहाँ से क्या है इसका डिस्टेंस, तो एक बार वो चेंज करेगा, इसको दूसरी बार में चेंज कर लेता हूँ दूसरे कलर पे। तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे कर लिया, और इसी तरीके से क्या करेगा, इधर भी कर लिया। तो ये देखेगा डिस्टेंस कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो मतलब ये एक बार और इटरेट करेगा। तो ये इटरेट करते हुए क्या होगा, इसको सेंटर के पास जाएगा, और ये भी इसको सेंटर के पास जाएगा। अब देखेगा यहाँ पे चेंजेस किए कम से कम है। ठीक है, क्या देख लो। अब देन क्या करेगा, फिर एक बार और करेगा, वो देखेगा कि मैं इधर कर रहा हूँ तो डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, अगर इधर कर रहा हूँ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब ये हमारा क्या था, बेस्ट कन्वर्जन था, है ना। मतलब इससे अब कम नहीं होगा, है ना। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, सेंटर्ड मान के फिर वो क्या करेगा, एक ग्रुप बना के दे देगा। ठीक है। और ये इंटरनली होता है, इसके लिए आप कोई भी एल्गोरिथम नहीं लिखते, जो कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो अप्लाई हो जाता है डेटा के बेस पे। ठीक है। बस आपको जो डिसाइड करना होता है, कितने नंबर ऑफ सेंटर चाहिए आपको। ठीक है। तो ये इसका क्या है, एल्गोरिदम है। चलो इधर देख लो, फिर बोलते हो समझ में नहीं आता, ऐसे तो नहीं समझ में आता। फिर इधर बोलो। तो एल्गोरिदम जो होता है स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो इसका स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहले आप के की वैल्यू डिफाइन करते हो कि आपको कितने केस चाहिए। ठीक है। फिर क्या करता है, ये असाइन करता है क्लस्टर, क्या करेगा, सेंट्रोइड लेगा, एंड देन उसको क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, अपडेट करेगा। अपडेट कब तक करेगा, जब तक उसको एक अच्छा खासा कन्वर्ज पॉइंट ना मिल जाए। फिर ये क्या करता है, ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है। स्टेप सेकेंड और थर्ड क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, कब तक, जब तक ये कन्वर्ज ना हो जाए। फिर आपको क्या करेगा, फाइनल आउटपुट शो करेगा। ठीक है। बस इतना ही इसका एल्गोरिदम होता है जो इंटरनली स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है। पहले आप के की वैल्यू देते हो, देन वो के को क्या करता है, असाइन करता है आपके डेटा में, देन वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है, देखता है उसका डिस्टेंस कैसा है, फिर अगेन क्या करता है, चेक करता है। अगर उसका डिस्टेंस क्या है, कन्वर्ज नहीं हो रहा है, मतलब दूसरी बार कैलकुलेट करेगा, कन्वर्ज नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेगा वो, अगेन ये दोनों स्टेप्स को दोबारा रिपीट करेगा। ठीक है। फिर अगेन क्या करेगा वो, फिर अगेन क्या करेगा, ग्रुप में दो सेंटर बनाएगा, फिर उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, देन वो चेक करेगा कि ये कन्वर्ज है या नहीं है। फिर अगेन इसी तरीके से चलता रहेगा, कब तक, जब तक वो मिनिमल चेंजेस में ना आ जाए। ठीक है। जैसे मिनिमल चेंजेस में आ जाएगा तो वही क्या करेगा, आपको दो ग्रुप्स बना के दे देगा। ठीक है। तो ये स्टेप्स है, अब इसके अंदर क्या क्या मैथमेटिकल चीजें यूज होंगी वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो जो पहला होता है के की वैल्यू। ठीक है। अब के की वैल्यू क्या होगी, कैसे डिसाइड कर सकते हो, है ना। कि मान लो हम क्या कर रहे हैं, कि हमारे पास कस्टमर सेगमेंट का डेटा है। ठीक है। कस्टमर सेगमेंट मतलब कि आप क्या करते हो, मॉल पे शॉपिंग करने जाते हो, तो आपने क्या किया, आप सामान खरीदते हो, है ना। अब वो क्या करेगा, कि आपके परचेस बिहेवियर के बेस पे वो देखेगा कि आपको किस टाइप के कस्टमर में क्या किया जाए, रखा जाए। कि हमारे पास क्या रहता है, कस्टमर जैसे प्रीमियम कस्टमर हो गए, है ना। दूसरा क्या होता है, मॉडरेट कस्टमर, और तीसरा चीप कस्टमर। मतलब आप जो बाय कर रहे हो कितने से कितने के बीच में बाय कर रहे हो, अलग अलग चीजें जो आपसे डेटा लेते हैं, उसके बेस पे क्या करना है, कि जो मेरे पास क्या है, शॉपिंग करने आ रहे थे, उसका मेरे पास पूरा डेटा है, अब इसका मुझे यूज करना है। तो यूज किस लिए, तो मुझे ना अलग अलग ऑफर निकालने हैं। ठीक है। तो ऑफर किसके लिए, तो सबके लिए निकालने होंगे। अब सबके लिए एक एक करके देखेंगे, चेक करेंगे और ऑफर लिखेंगे, तो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है। मैंने बोला क्या करो, मेरे पास जो डेटा है उसको तीन अलग अलग ग्रुप्स में क्या करो, डिवाइड करो। किसके बेस पे, तो उसमें जो आपको पैटर्न दिख रहा होगा उसके बेस पे, उसके कैरेक्टर के बेस पे। ठीक है। जो उसका बिहेवियर होगा उसके बेस पे, है ना।
तो जो कस्टमर है कम बाय कर रहा होगा उसका अलग चला जाएगा, जो ज्यादा बाय कर रहा होगा अलग। तो ये हम एक कॉलम के बेस पे देख रहे हैं, है ना, सिर्फ प्राइस का अमाउंट। उसमें क्या होगा, अलग अलग चीजें होंगी। अलग अलग चीजें मतलब कि वो चेक क्या क्या कर रहा है, फिर उसका क्या है, सेविंग कितनी है, वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा है या पेटीएम से कर रहा है या फिर ऑनलाइन कर रहा है या कैश कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। अगर क्रेडिट कार्ड से ज्यादा शॉपिंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो एक अमीर बंदा हो, है ना। नॉर्मल बंदा क्या है, या तो कैश या तो पेटीएम या फिर मतलब ऑनलाइन, ये ज्यादा चलते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड से कर रहा हो उसके पास उतना पैसा भी नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, ईएमआई में खरीद रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो वहां पे क्या होंगे, अलग अलग कॉलम्स होंगे कि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है वो फुल पेमेंट कर रहा है या फिर वो ईएमआई करवा रहा है। वो क्या कहता है, उसके बेस पे भी डिपेंड होगा कि वो हमारा चीप कस्टमर बन सकता है या फिर प्रीमियम बन सकता है ना। तो वो क्या होगा, उसके बिहेवियर डेटा पे डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो डेटा है उसको तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करो। तो कैसे करोगे, तो नॉर्मली इफेल्स के बेस पे कर सकते हैं बट उसमें टाइम टेकन जाएगा। एंड देन दूसरा, हम यहीं पे क्या करेंगे, अनसुपरवाइज का यूज करेंगे। हम डेटा क्या करेंगे, के मीन्स के अंदर जाएंगे और उसको बोलेंगे जो के की वैल्यू है, मतलब इस डेटा को आपको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करने हैं, तीन ग्रुप्स में। वो जो डेटा है कि मान लो तुम्हारा जो पैटर्न है और इसका जो पैटर्न है, बिहेवियर दोनों का सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा कि दोनों एक है। इनका जो बिहेवियर है एक है, तो मैं इसको एक ग्रुप में रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस नहीं, पूरे सारे कॉलम के बेस पे। जैसे तुम्हारा क्या होगा, अलग अलग कॉलम में अलग अलग डेटा होगा, है ना। कि मान लो इसमें क्या है कि वो ऑनलाइन कर रहा है कि ऑफलाइन कर रहा है। दूसरा, कि अगर ऑनलाइन कर रहा है तो ज्यादा चांसेस क्या है, तो वो हर एक कॉलम के बेस पे हर एक डेटा, मतलब जो पूरा मोस्ट कॉमन होगा जिसके लिए, वो उस क्लस्टर में चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज क्या करता है यहाँ पे डेटा, वो क्या करता है ऑटोमेटिकली यहाँ से डेटा में से ही क्या करता है, बिहेवियर फाइंड करता है कि किसका डेटा का कैलकुलेशंस करने के बाद नंबर सेम आ रहा है, किसका अलग आ रहा है, किसका क्या है। और जिसका क्या है सिमिलरिटी होगा उसको क्या करेगा, उस ग्रुप में डालता जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे रखा, तीन। तो के की वैल्यू यहाँ पे कैसे डिफाइन हुआ, बिजनेस प्रॉब्लम के बेस। तो पहला, कि आपका बिजनेस प्रॉब्लम के बेस पे डिसाइड हो जाएगा कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं। दूसरा जो डिसाइड करने का तरीका होता है वो एल्बो मेथड होता है, ठीक है। कि आपके डेटा के बेस पे कितना ग्रुप बनना चाहिए, वो आप एल्बो मेथड के थ्रू भी चेक कर सकते हो। एल्बो मेथड होता क्या है, तो ये सिंपली कुछ नहीं, ये कैलकुलेट करता है क्या चीज, कि जो भी आपके पास ग्रुप बना रहे हो, ठीक है। अब ये एक ग्रुप है, दो ग्रुप है और ये तीसरा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग डेटा पॉइंट होंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या होगा, अलग अलग डेटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अलग अलग डेटा होगा, है ना। एंड देन इसी चीज को मैंने क्या किया है, सेम चीज को मैंने बोला कि एक बार तीन ग्रुप बना के देखो, एक बार दो ग्रुप बना के देखो। तो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। एक ग्रुप यहाँ पे बनेगा और इसको मैं थोड़ा सा डिलीट, और इसको अगेन मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से रखता हूँ, ठीक है। अगेन एक और बनाऊंगा और इसमें मैं बोलूंगा कि आपको जो ग्रुप्स बनाने हैं वो चार ग्रुप बनाने हैं। तो ये तीन ग्रुप के लिए हो गया, ये दो ग्रुप के लिए और ये चार ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे कुछ डेटा था, कुछ यहाँ पे भी था और कुछ यहाँ पे भी था और कुछ यहाँ पे भी। तो ये चार ग्रुप्स मान लो कुछ इस तरीके से वो क्या कर रहा है, बना रहा है ना। अब आप क्या करते हो, सिंपली कैलकुलेट करते हो हर एक ग्रुप के अंदर जो डेटा पॉइंट्स है वो सेंटर से कितना दूर है ना। अगर आपका क्या है कि मोस्ट ऑफ द डेटा अगर यहाँ पे है, तो अगर आप दो ग्रुप बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक सेंटर बनेगा। अब सेंटर से क्या होगा, हर एक डेटा पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे भी कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा ज्यादा होगा। एंड देन इसका जो टोटल क्या करोगे, सम करोगे डिस्टेंस का, वो कुछ वैल्यू देगा। इसी तरीके से तीन ग्रुप में हमने देखा, तीन ग्रुप में क्या होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटर यहाँ पे बन रहा था तो यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा था। अब दो अलग अलग बना दिए, तो इसका जो क्या होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वन हो गया, इसका जो खुद से डिस्टेंस होगा डिस्टेंस टू, और इसका खुद का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो, तो ये क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, सारे डेटा पॉइंट सामने सामने है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। देन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है उस ग्रुप से हर डेटा पॉइंट का जो नियरेस्ट है कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर ये जितना सामने होगा वो उतना परफेक्ट कहलाएगा,
अगर वो जितना ज्यादा दूर होगा वो इतना अनपरफेक्ट कहलाएगा। तो हम इसमें से डिसाइड करते हैं कि जब हमने दो ग्रुप बनाए थे उस समय ये डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू मिला के ये कितना था। ठीक है। इसी तरीके से जब हमने तीन ग्रुप बनाए तो उस समय डिस्टेंस क्या था विद इन अ क्लस्टर। ठीक है। एक क्लस्टर के अंदर उसके ही डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना था। ठीक है। जब हमने चार ग्रुप बनाए उसी में क्या था, जब इसका सेंटर बना था तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस था। और इसमें से जहां पे डिस्टेंस कम रहता है वही हमारा क्या होगा, बेस्ट क्लस्टर होगा। ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि तीन के बेस पे क्या है कि मिनिमम क्या रहा है विद इन क्लस्टर का डिस्टेंस आ रहा है, तो मतलब क्या होगा कि आप ऑप्टिमल थ्री का वैल्यू रखो, वो हमारे डेटा के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, डिसाइड होता है वहां पे। तो यहाँ पे जो हम डिसाइड कर रहे हैं के की वैल्यू, उसको कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो लूप में चला के करते हैं। ठीक है। मैंने बोला लूप की वैल्यू वन से लेके आप टेन तक रख देते हो। अब ये क्या करता है, डब्ल्यू से स्कोर कैलकुलेट करता है, और जिसका कम होगा एक टाइम के बाद ये हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाते जाओगे उतना डिस्टेंस कम होता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, मिनिमल चेंजेस होंगे कि अगर पांच ग्रुप बनाते हो तो चेंजेस, और छह ग्रुप बना रहे तो थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है। तो ऑप्टिमल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ज्यादा चेंज तो हो नहीं रहा है। और अगर हम आगे वाले को लेंगे तो नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है हम क्या है कि उसके बेस पे ज्यादा डिसीजंस लेना पड़े, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स जितना कम होगा उतना बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। तो उसमें भी क्या रहता है, हमारा जो ऑप्टिमल आएगा वही हमारा क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो वो चीज कैलकुलेट होता है WCSS। इसका सिंपल अगर बोलोगे तो विद इन अ क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, ये क्लस्टर के अंदर जो क्या डिस्टेंस है वो कितना है सबका कैलकुलेट कर दो और सबको सम कर दो। अगर उसका डिस्टेंस कम आ रहा है तो वही हमारा क्या हो गया, बेस्ट के की वैल्यू हुई। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये हम लोगों ने के की वैल्यू डिसाइड कैसे कर रहे हैं, वो पहला बिजनेस प्रॉब्लम, दूसरा WCSS देख के। तो आप विजुअलाइज करके देखते हो कि मान लो मेरे पास क्या है, क्लस्टर बन गया। ठीक है, बन गया ये क्लस्टर, ये मेरा एक वाई बन गया। ठीक है। तो ये मान लो ये हमारा ग्रुप वाई के बेस पे बना रहे हैं। तो हम दो वैल्यू कॉलम उठा लेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, कि मान लो एक आपने क्या किया, अमाउंट ले लिया, और एक आप क्या कर सकते हो, उसके बेस पे कितना ऑफर वो अवेल कर रहा है। ठीक है, दो ले लिया। अब इसके बेस पे क्या होगा, या फिर सैलरी ले लेते हैं। अगर उसकी सैलरी कम है तो इस वाले ग्रुप में आएगा, मतलब परचेस पावर भी कम होगा, तो यहाँ पे दिखेगा। मान लेते हैं इस तरीके से चार ग्रुप बन रहे हैं। चलो इधर देखो, क्या नाम है, क्या बता रहे हैं बताओ। नहीं, आप सुन ही नहीं रहे हो ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन कॉलम्स का भी नाम क्या रखा था, अभी शॉर्ट में सिर्फ लिखा क्या क्या है। हम्म, सुन रहे थे ना, तो बताओ। तो एक मैंने अमाउंट रखा था कि वो कितने का परचेस कर रहा है, दूसरा उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है। अगर क्या है कि हमारे पास चार तरीके, इस तरीके से क्या है, अलग अलग ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी भी तरीके से दिखे, लेकिन हमने क्या किया, सैलरी और अमाउंट के बेस पे देख रहे हैं कि क्या ग्रुप जो चार बने हैं उसको हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो चार क्लस्टर बने, क्लस्टर वन, टू, थ्री, फोर। तो इसको वन मान लेते हैं, टू मान लेते हैं, थ्री, और इसको फोर। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास कस्टमर है चार तरीके का है। अब कौन सा कस्टमर किस टाइप का है हम क्या करते हैं, मैन्युअली डिफाइन करते हैं। जैसे जिसकी सैलरी कम है और परचेस पावर भी कम है, तो वो किस टाइप के कस्टमर में आ सकता है। लो कस्टमर आ सकता है, चीप कस्टमर। ठीक है। तो ये हमारा, हम उसको क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, चीप कस्टमर है। ठीक है। तो जहाँ पे इसका ग्रुप कितना वन है, तो वन की जगह हम क्या कर देंगे, चीप कस्टमर लिख देंगे, तो ये हमारा लेबल हो गया। देन क्या करते हो, टू पे जाते हो, जिसका क्या है, सैलरी ज्यादा है लेकिन क्या है, सॉरी सैलरी कम है लेकिन वो क्या कर रहा है, स्पेंड ज्यादा कर रहा है। तो ये किस टाइप के कस्टमर में आ सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, प्रीमियम हो सकते हैं, क्योंकि इसका क्या आता है कि ये ईएमआई में खरीदते होंगे। अगर सैलरी कम है तो और ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बट ये क्या है कि इनको अगर हम अच्छा ऑफर दें तो ये खरीद सकता है ना। तो ये क्या होगा कि इनको जितने भी नीड की चीजें होंगी वो खरीद सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट, मॉडरेट मिडिल क्लास। ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा कि जिसकी सैलरी ज्यादा है और वो परचेसिंग अमाउंट भी उसका क्या है, ज्यादा है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रीमियम। कि हम इसको कुछ भी बेच सकते हैं, उसको बस क्या है, पसंद आना चाहिए, है ना। हाँ, सारी चीजें में होती हैं। तो वहां पे भी होता है ना कि किस टाइप के ऐड में हमारा अच्छा खासा आ रहा है, कि हमने चार ऐड चलाए थे, चार ग्रुप बनाए, अब उसमें से कौन सा ऐड में किस तरीके से आ रहा है बिजनेस। ठीक है।
एंड देन ये चौथा ग्रुप में क्या होगा, सैलरी कम है लेकिन पैसे भी कम खर्च कर रहे हैं, अमाउंट कम खर्च कर रहा है, तो ये क्या होंगे? अच्छा जी, सैलरी ज्यादा है ना फोर्थ वाले की, अमाउंट कम है, तो ये क्या है, थोड़े से कंजूस है, तो हम इसको क्या करेंगे, 90% ऑफ दे देंगे, है ना, 98%, 80% क्या करेंगे, ऑफ दे देंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है, बस मुझे निकलवाना है, कैसे निकलवा सकते हैं, तो ऑफर देके, अच्छा खासा ऑफर देके, बार बार कॉल करके, देन उसको जो भी चीज का इंपॉर्टेंस होगा उसको बार बार दिखा के, है ना, क्योंकि अगर इसको ये क्या है, इसके पास पैसा है बस खरीद नहीं रहा, क्यों, क्योंकि उसको वो चीजें कंजूस हो सकता है या फिर समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। अगर ये गरीब आदमी जो है, जो फर्स्ट क्लास में है, ये भी नहीं खरीद रहा है, लेकिन अगर इसको समझाएंगे तो ये खरीदेगा, क्यों, क्योंकि उसकी उतनी सैलरी ही नहीं है, तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, टारगेट करते हैं फिर, ठीक है। तो ये डिसाइड हमने क्या किया, डेटा के बेस पे, और जो हमारे पास अलग अलग कॉलम्स थे उसके बेस पे, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग विजुअलाइज करके रखते हैं, ठीक है, कि मुझे किसके बेस पे किस तरीके से टारगेट करना है, ठीक है, और उसी के बेस पे क्या आता है, फिर सबके पास कॉलिंग जाती है, ठीक है, सेल्स वाले टीम को क्या करते हैं, फिर वही डेटा दे देते हैं। अब ये कस्टमर क्या था, तो उसका नंबर भी हम लोग ले लेते हैं, तो ये डेटा जिसका भी होगा, तो ये क्या होगा, प्रीमियम वाले में जाएगा, तो प्रीमियम का एक अलग सीट बना के कॉलिंग वाले टीम को दे देंगे कि आपको प्रीमियम वाले को कॉल करना है, तो उसका माइंडसेट, तो वो क्या रहता है कि सबका अलग अलग रहता है टारगेट, उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि प्रीमियम कस्टमर को किस तरीके से बताना है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है, तो वो सारी चीजें रहती हैं। हाँ, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमने क्लस्टर बनाया है, क्लस्टर का नेमिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है, बिजनेस प्रॉब्लम हम अपना डिफाइन करके, ठीक है। बाकी आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता होगा, यही फार्मूला का यूज करते हैं, इक्लोडियन, मैनहट्टन और मिनकॉस्की। टेक्स्ट डेटा है तो कोसाइन सिमिलरिटी ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं रखेंगे डिस्टेंस वाले का, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल में देखा था, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एकदम सिंपल रहेगा कि हम लोग अपना खुद का कोई भी नॉर्मल डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मैक ब्लॉक क्या करता है, तो आपके लिए एक डेटा जनरेट करता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है कि डेटा जनरेट किया है और उसका 4 सेंटर्स के बेस पे, मतलब इसके 4 कैटेगरी बनाए हैं, है ना, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का यूज कर रहे हैं, क्यों, ताकि जो मेरा क्या होगा, एक्चुअल में जो डेटा है वो, और जो ये क्या करेगा, ग्रुप प्रिडिक्ट करके देगा, वो मुझे पता चल सके कि सही से बना के दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, क्रॉस चेक कर लिए और कुछ नहीं। फिर हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, आप सिंपली क्या करते हो, ये तीन, ये दो है ना, सिर्फ इतना ही करते हो, के मीन्स और के मीन्स डॉट फिट, और ये फिट करके आपको मॉडल दे देगा, प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना रहता है कि के की वैल्यू कौन सा बेस्ट होगा, तो मैंने 5 रख दिया, ठीक है, तो एक बार 5 के बेस पे रन कर लिया, 4 के बेस पे, 3 के बेस पे, 2 के बेस पे, है ना, तो उसके बेस पे रन कर लिया, तो उसके बेस पे क्या होगा कि आपको अलग अलग ग्रुप्स तो मिल जाएंगे, लेकिन कौन से ग्रुप, हमें कितना ग्रुप रखना चाहिए मिनिमम, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बताया था आपको WCSS यूज करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, तो ये सिंपली क्या होता है कि आप अपेंड के बेस पे क्या कर सकते हैं, इनर्सिया, जो हम लोग वहां पे क्या करते थे, सम स्क्वायर कैलकुलेट करते थे मीन स्क्वायर एरर से, तो यहाँ पे क्या होता है कि के मीन्स के अंदर एक इनर्सिया करके होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, उसके अंदर क्या होगा, उसका WCSS का वैल्यू स्टोर रहता है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं, कि अगर के की वैल्यू 1 था तो WCSS क्या था, 2 रखे, तो मॉडल फिट होने के बाद क्या रहा, 3 4 5 6 रखा, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। अगर आपके पास लिस्ट में स्टोर है, एक लिस्ट में स्टोर क्या है, तो इसके स्कोर है, ठीक है, और दूसरे में क्या है, 1 to 10, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं कि 1 से स्टार्ट किया था, 11 तक गया था, मतलब 10 तक, और इधर क्या होगा, WCSS का स्कोर होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा के की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, WCSS स्कोर कम होगा, ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और कुछ शार्प टर्न कहीं पे होगा, कुछ इस तरीके से ही होगा, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा कि जब एक ग्रुप रख रहे थे तो उसमें WCSS कितना था, जब हमने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, तो इसका आपने क्या किया, विजुअलाइजेशन बना लिया, किसके किसका, तो WCSS का और के का, ठीक है। अब इसके बेस पे आपको यहाँ पे दिख जाता है कि कहाँ पे मिनिमम हमारा WCSS है, मान लो यहाँ पे आपका मिनिमम आ रहा है, और इसके बाद क्या है, 6 5 6 7 कुछ भी लग रहे हो, तो क्या रहा है, अप्रोक्स सेम आ रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे, ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको रखना है कि आप बोल सकते हैं नहीं नीचे क्या करना है, और भी कम से कम ग्रुप रखने हैं, तो मिनिमम कितना रख सकते हैं फिर, यहाँ पे 2 रख सकते हो, इससे कम नहीं रख सकते। ठीक है, तो आप 2 और 3 के बीच में क्या कर सकते हो, 2 और 4 के बीच में रख सकते हो, तो आप एक 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 2, 3 और 4 तीनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर ऑप्टिमल बोले तो क्या होगा, तो आपका 4 होगा, है ना। या तो फिर आप क्या बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल 2 होगा। तो ये चीज हम क्या करते हैं, यहाँ से विजुअलाइज करके देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आप एक ग्रुप बनाओ, उसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट किया है। प्लॉट कैसे करते हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट, और ये लाइन प्लॉट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इस पर रन नहीं किया था ना डेटा वाला, तो कस्टमर सेगमेंट वाला भी हम लोग रन कर लेंगे, तीनों को क्या करेंगे, एक साथ रन कर लेंगे। हाँ, सबका अलग अलग दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या, डब्ल्यू सी एस एस स्कोर और के नंबर्स ये दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू सी एस एस स्कोर कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या, 4 के बाद देखोगे ना तो मिनिमल चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो मतलब जो हमने डेटा जनरेट किया था 4 अलग अलग ग्रुप्स का, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ये भी 4 ग्रुप बना के दे रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट फाइंड करके दे रहा है ना। तो ये हमारा क्या गया, ऑप्टिमल हो गया। अब इसी चीज को विजुअलाइज करके देखना चाहते हो, तो स्कैटर प्लॉट यूज किया है। ठीक है, ये दिख रहा है स्कैटर प्लॉट। तो ये 4 अलग अलग डेटा है, तो आपको स्कैटर प्लॉट में उसका सेंटर दिख रहा होगा, है ना। तो ये 4 अलग क्लस्टर बना के दे रहा है, तो क्लस्टर 1 हो गया, क्लस्टर 2 हो गया, क्लस्टर 3 और क्लस्टर। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, सिर्फ फीचर्स 1 और फीचर 2। जैसे वहां पे क्या रखा था, अभी एग्जाम्पल समझाने के टाइम में, अमाउंट और सैलरी। तो ये क्या होगा, आपके फीचर्स का कोई कॉलम होगा जिसके बेस पे आपने क्या किया, इसको विजुअलाइज करके देखा है। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन सिंपल है, स्कैटर प्लॉट है और ये लाइन प्लॉट है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड का पॉइंट कहाँ से मिलता है, तो अगर आप के मीन्स जब यूज करते हो ना, तो यहीं पे होगा, ये दिख रहा है। जब के डॉट फिट करते हो ना, तो इसमें क्या होता है, एक सेंटर का भी स्टोर रहता है। तो के मीन्स के अंदर क्या होगा, क्लस्टर सेंटर्स करके होगा। उसके अंदर क्या होता है कि हर एक क्लस्टर का सेंटर रहेगा, तो हमारे पास कितने सेंटर होंगे, 4 होंगे। तो हर एक का क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं, इन्होंने स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कुछ किया है। ठीक है, तो उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर के मीन्स का अगर कोड देखें, तो बस इतना ही होता है, और मॉडल डॉट फिट करते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो आप चेंज करते हो, इसके पैरामीटर्स मेन रहते हैं। तो के मीन्स का थोड़ा सा पैरामीटर्स में ये 2 पैरामीटर्स रहते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। के मीन्स, और इसका मैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है ना, जो आपको याद रखना है इंटरनली, कि ये पूछ सकते हैं कि के की वैल्यू जो डिसाइड करते हैं, अगर मुझे नहीं पता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ऑप्टिमल कौन सा होगा। तो क्या बताओगे, एल्बो मेथड से। अब उसने पूछ दिया कि एल्बो मेथड में होता क्या है, तो क्या बताओगे, कि उसमें जो विद इन अ क्लस्टर का जो डिस्टेंस होता है, हर एक डेटा पॉइंट्स के बेस पे हम क्या करते हैं, इटरेट करके देखते हैं, और जिसमें डब्ल्यू सी से स्कोर क्या होगा, मिनिमम होगा, वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल के की वैल्यू होगी, है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे एक ये रहता है जो आप इंपॉर्टेंट यूज करते हो। ठीक है, अब इसमें देखो ये चीजें थी कि आपको के की वैल्यू ऑप्टिमल फाइंड करना रहता था, उसके बेस पे करते थे। अगर मुझे के की वैल्यू ही नहीं पता चल रही हो तो, रैंडम करेंगे तो क्या होगा, रैंडम नहीं देगा ना। अगर आपने 5 बोला तो 5 ग्रुप दे देगा। तो जहां पे आपको क्या है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स के बेस पे डाउट है, आप दूसरे एल्गोरिदम में स्विच हो सकते हो। दूसरा हमारे पास होता है डीबी स्कैन और हायरार्किकल। तो वो क्या करता है, हायरार्किकल में क्या करेगा, एक सेकंड, क्या हुआ, मुंह क्यों बन रहा है। ऊपर से जा रहा है इसलिए। देखो कॉन्सेप्ट के लेवल में सारी चीज समझ में आती है, अगर इसका मैथ्स के बेस पे समझाएंगे तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा डाउट आए। कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से उतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं। क्या क्या समझाया शिवम, बताओ एक बार।
नहीं, मुझे विजुअलाइजेशंस दिखाना था, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। हम्म। वो सारा चीज होगा। सर सुनो सर, क्या क्या होगा एक बार मुझे मौका बताना। बता रहे हैं 10 मिनट, तो उसके बाद यही सारी डिस्कस करेंगे। वो मैंने 3-4 बार डिस्कस किया है, अगर याद होगा तो फिर आप नहीं थे तो रिकॉर्डिंग चेक किया। रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं मिलती है, ऑनलाइन मिल जाती है। तो क्लास में तुमने सारी चीजें पूछ ली, सारी चीजें बात करते हो, तो इस टॉपिक में नहीं बात किया कि सर ने क्या बताया। बस ये ना मुझे ना मुझे ना कहीं तो यूआरएल मैंने रखा था एक, उसमें था ना अच्छा खासा विजुअलाइजेशन था। सुनो एक बात, हम्म। एसक्यूएलआर फाइल एसक्यूएलआर कोड और वे तो मैम ने पढ़ाया था, हमें मैम के अकॉर्डिंग आते हैं। सर आपने तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया हुआ था, आप तो और डीप डीप पूछते हैं। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा। ये तो सर हम मैम पढ़े चलो, यूआरएल मिल गया, ठीक है। इससे उतना दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट लेवल पे 95% सेम होगा। सर आप थ्योरिकल कराओगे या फिर प्रैक्टिकल कराओगे, पर थ्योरी पूछो। दोनों। चलो, इधर देख लो। जो हम विजुअलाइजेशंस के बारे में बात कर रहे थे, आपके पास एक वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। क्या है? नेफेटली हैरिस। ये क्या है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है, सारी चीजें बनाई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला है कि जो आप सेंट्रोइड लेना चाहते हो, आप अपने हिसाब से लेना चाहते हो, रैंडम लेना चाहते हो, या कि कोई दूर का पॉइंट लेना चाहते हो, तो मैंने बोला रैंडमली उठा लो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि किस टाइप का डेटा आपको चाहिए, ठीक है। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताया, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बताया, एक स्माइली फेस करके होगा, इस तरीके से जो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये आई को अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, और ये सारे बाउंड्रीज अलग ग्रुप बननी चाहिए, है ना। फिर इसे यहाँ पर डेंसिटी बार के बेस पे होगा, पैक के बेस पे, मतलब अलग अलग यहाँ पे क्या है, डेटा सेट्स हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने क्लिक किया, तो ये आपका डेटा यहाँ पे बन के आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से डेटा दिखेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना के मीन्स का एल्गोरिदम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टार्ट करोगे सेंटर्ड, ये दिख रहा है। तो अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर है, इसके बेस पे क्या है, पूरा कलर हो गया। आप क्या कर सकते हो, एक और सेंटर लगा सकते हो। तो इसने क्या किया, दूसरा जो केक सेंटर रखा, तो यहाँ पे रखा, उसके बेस पे अलग ग्रुप बन रहा है। तीसरा जो आप कर सकते हो, ऐड सेंटर, तो ये तीसरा यहाँ पे ले रहा है, उसके बेस पे क्या है, ये पूरा अलग हो गया। अगेन फिर ऐड करोगे तो ये क्या होगा, इस डेटा के बेस पे सेंटर ले रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से जो होगा पूरा सारा अलग हो गया। इसी तरीके से आप जितना ऐड करोगे उतना क्या होगा, इस तरीके से अलग अलग दिखेंगे। के मीन क्लस्टरिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है। अब के मीन क्लस्टर में क्या होगा, ये अलग ग्रुप बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, और ये अलग बनेगा, है ना। अब के मीन क्लस्टर क्या करता था, एक सेंटर बनाएगा, सेंटर के बेस पे ही डिस्टेंस कैलकुलेट करके रखेगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। तो ये कलर के बेस पे आपको दिखेगा। तो जैसे आप क्या करते हो, एक सेंट्रोइड ऐड करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो डेटा कहीं पे भी रैंडम होगा, तो इसने रैंडम यहाँ पे ले लिया। दूसरा एक और डेटा पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, तो रैंडम उन्होंने कहीं पे भी ले लिया, तो यहाँ पे लिया। अरे ये डेटा है ना,
और ये पूरा का पूरा जो डेटा व्हाइट कलर का दिख रहा है डाटा जो ना, स्माइली वो फेस डेटा है। है। अब हमने जो क्या किया, सेंटर जो चूज कर रहे हैं वो रैंडम कर रहे हैं। रैंडम का मतलब क्या हो गया, कि जो सेंटर होगा वो कहीं पे भी बन जाएगा डेटा के आसपास। ठीक है, तो ये डेटा के आसपास कहीं पे भी बनेगा। डेटा सेट तीन है या एक ही है? ये इमोजी का क्या है, डेटा सेट है। इसे मुझसे इसके डेटा पॉइंट्स के बेस पे बने। कितने होंगे बताओ? आपको जो एक कॉलम में अगर ये डेटा दिया हुआ रहता तो कितने कॉलम रहते हैं बता सकते हो? ये एक्स रहता है और ये वाई रहता है और डॉटेड है, तो मतलब एक्स और वाई दो ही कॉलम है। ठीक है, अब उसके बेस पे क्या है, डेटा पॉइंट बना हुआ है तुम्हारा। ठीक है, अब ये डेटा पॉइंट को जब आप क्या करते हो, स्कैटर प्लॉट में प्रिंट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हमने क्या किया, सेंटर बनाने का ट्राई किया। सेंटर क्या होगा, रैंडम होगा डेटा पॉइंट के आसपास। तो ये रैंडम डेटा पॉइंट्स क्या हो रहा है, ले रहा है। जैसे आप जहां पे भी क्लिक करोगे तो एक रैंडम डेटा पॉइंट लिया, तो सेंटर बनाया, तो ये क्या कर रहा है, आपके डेटा को तीन पार्ट में सेग्रीगेट करके दे रहा है। आप क्या करते हो, और भी ऐड करोगे तो इस तरीके से ऐड करके वो क्या करेगा, इसके बेस पे सेपरेट करेगा। तो ये चार अलग अलग दिख रहे हैं, एक दो, फिर यहाँ पे एक दिया था। तो कितने भी करेंगे तो उससे क्या होगा, तो मैंने क्या किया, एक ही बार में इटरेट करवा दिया। तो अगर आप देखोगे ऑप्टिमल ये कितना दे पा रहा है, एक ग्रीन वाला, एक ये दे रहा है, ये ब्लू सॉरी येलो, ये रेड और ये। अब ये क्या कर रहा है कि डायरेक्टली ये बता तो दे रहा है, बट क्या है कि पूरा इस तरीके से, अगर मुझे यहाँ पे एक डेटा पॉइंट आया तो वो भी क्या कहलाएगा, ग्रीन कहलाएगा। अगर मुझे यहाँ पे अगर डेटा पॉइंट आया तो ये क्या कहलाएगा, रेड कहलाएगा, जबकि रेड से डिस्टेंस क्या है, दूर है। लेकिन ये क्या है, येलो से सामने था, है ना। तो इसके बेस पे क्या होगा कि यहाँ पे ये चीजें होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेग्रीगेट पे तो कर रहा है, लेकिन क्या है, नॉन लीनियर में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, तो दूसरे मॉडल पे आप जा सकते हो। ठीक है, तो मैं हायरार्की और डेविएशन का बता देता हूँ। ठीक है, चलो मैं दिखाई देता हूँ एक बार, बता ही देता हूँ जल्दी से हायरार्की का। ठीक है, हायरार्की का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है ट्री बेस। वो एक डेटा पॉइंट लेगा, तो एक डेटा पॉइंट को वो एक ग्रुप मान के चलेगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। अगर वो डिस्टेंस के बेस पे दूसरा डेटा पॉइंट क्या आ रहा है, सामने आ रहा है, तो उसको उसी ग्रुप में रखेगा। फिर तीसरा कैलकुलेट करेगा, अगर उसका डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो उसको दूसरे ग्रुप बना के रख देगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारे पास एग्जांपल्स अगर देखोगे, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपके पास क्या रहेगा, डेटा पॉइंट रहेगा पहला, सारे डेटा रहेंगे। तो सारे डेटा अगर को लेंगे तो उसको सारे एक ही में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो एक ग्रुप बन गया। अब हमने क्या बोला कि जो हमारे पास एक ग्रुप है इसी को दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी ट्री के बेस पे चल रहा है। तो इसको क्या करना है, दो ग्रुप में डिसाइड क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, तो जो डिस्टेंस होगा हर एक डेटा पॉइंट का, इससे कितना आ रहा है, तो जो नियरेस्ट होगा वो अलग ग्रुप में चला जाएगा, जो इधर का डिस्टेंस का होगा वो अलग ग्रुप में चला जाएगा, बेस्ड ऑन एक सिंपल एक कंडीशन लेके, है ना। कि इससे जो ज्यादा है वो इधर आ जाएगा, जो कम है वो इधर आ जाएगा। फिर अगेन क्या करते हो, फिर अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ये क्या होगा, यहाँ से भी दो ग्रुप बनेंगे। अब ये क्या करेगा, आपको ग्रुपिंग में डिवाइड करता रहेगा, कब तक, जब तक हर एक डेटा पॉइंट सिंगल ग्रुप ना बन जाए। अगर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स हैं तो 100 अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। बाइनरी के बेस पे, कंडीशन के बेस पे, जो डिस्टेंस के बेस पे होता है। हाँ, उसमें हमारे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस के बेस पे या फिर कंडीशन के बेस पे क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास 10 डेटा पॉइंट है, वो 10 अलग अलग ग्रुप बना के दे देगा। ठीक है, लेकिन मुझे 10 ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दो ग्रुप चाहिए। तो दो ग्रुप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपने बोला नहीं मुझे 5 ग्रुप चाहिए, तो क्या करोगे, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप और ये चार ग्रुप यहाँ से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है कि हमें कौन सा ग्रुप मिलना चाहिए, कौन सा ऑप्टिमल होगा बता सकते हो? आप जब डेटा विजुअलाइज करोगे ना ट्री में, तो इसी तरीके से वहां पे भी दिखेगा कि हमें कहाँ तक का कितने ग्रुप्स लेने हैं, बता सकते हो कि जहाँ पे ऑप्टिमल होगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, देख के विजुअलाइज करके इन्होंने क्या दिया है कि आप एक, दो, तीन और चार ग्रुप रखते हो, तो इसमें क्या होगा कि आपका एक ऑप्टिमल ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल मतलब जहां पे आपके पास क्या होगा, मिनिमम कट्स होंगे। आप यहाँ पे क्या करते हो, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे मिनिमल है, तो आप दो ग्रुप्स रख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़े से और ग्रुप बढ़ाने हैं। तो जो सेकंड आपका लाइन कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है ना,
तो यहाँ पे कितने ग्रुप बने, 4 ग्रुप। तो आप 4 का क्या कर सकते हो, ऑप्टिमल बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, कुछ और ग्रुप चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी कट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो आप 5 कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, फिर एक ही डेटा है इसमें, जो क्या है, अलग दिख रहा है, अलग ग्रुप बन जाएगा एक ही डेटा का, तो वो उतना क्या होगा, मायने नहीं रखेगा, है ना। तो इसको हम सबको क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में रखेंगे, तो मतलब आपका जो ऑप्टिमल बन रहा है वो 4 ऑप्टिमल बन रहा है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज के बेस पे देखते हैं क्लस्टर में, ठीक है। सॉरी, ये हायरार्किकल है, तो हायरार्किकल में इसी तरीके से होता है। लेकिन हायरार्किकल में दो अप्रोच चलते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो गया, कि पहले जितना भी डेटा है उसको एक ग्रुप मान के चलेंगे, और उसको क्या करेंगे, सेपरेट करते जाएंगे, कब तक, जब तक वो इंडिविजुअल नहीं हो जाए। दूसरा अप्रोच क्या होगा, कि सबको हम लोग एक इंडिविजुअल ग्रुप मान के चलेंगे, और जैसे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। तो क्या होगा, अगर इसका डिस्टेंस इसके सामने आ गया तो उसको एक ग्रुप बना लेंगे। सी का और डी का क्या है, सामने आ रहा है डिस्टेंस, तो इसको एक ग्रुप बना लेंगे। इसी तरीके से ई का दूर है तो इसका एक अलग ग्रुप। इस तरीके से क्या होगा, आप अलग अलग ग्रुप बनाते जाते हो और आपस में क्या करते हो, अपेंड करते जाते हो। तो ये कहता है आपके पास इस तरीके से चलेगा, ठीक है, टॉप डाउन और टॉप बॉटम। यही चीज क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, ये दिख रहा है। आप जो क्लस्टर के बेस पे करते थे, आप क्या कर सकते हो, हायरार्किकल के बेस पे भी कर सकते हो। हायरार्किकल के बेस पे क्यों करते हैं, जब हमारे पास स्मॉल डेटा हो और अननोन क्लस्टर्स हो, जब आपको कितने क्लस्टर बनाने हैं वो नहीं पता है तब, ठीक है। एंड देन आप विजुअलाइज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। इसमें मैंने बताया, एक रहता है एग्लोमरेटिव और एक डिविसिव। एग्लोमरेटिव मतलब क्या होता है, एग्रीगेट करते जाना, ठीक है। और डिविसिव का मतलब क्या हो गया, कि आपने सिंगल ग्रुप बनाया था उसको क्या कर रहे हो, डिवाइड करते हुए अकेले सिंगल सिंगल कर रहे हो। एग्लोमरेटिव में मतलब क्या हो गया, सारे इंडिविजुअल थे, आप क्या कर रहे हो, उसको आपस में एक एक करके कंबाइन करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहते हैं स्टेप्स रहते हैं। स्टेप सिंपल अगर आप देखोगे, ये क्या करता है, स्टार्ट करता है सारे पॉइंट को एक क्लस्टर मान के, ठीक है। अब वो क्या करेगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। एंड देन मर्ज करेगा जो क्लोजेस्ट क्लस्टर्स होंगे, ठीक है। अगर दो क्लस्टर क्या है, क्लोजेस्ट है, तो उसको आपस में एक में कर देगा। ये कब तक करता रहेगा, जब तक ये सिंगल क्लस्टर ना हो जाए। ये बेसिकली एग्लोमरेटिव का है। एग्लोमरेटिव क्या करे, जब तक सिंगल क्लस्टर ना बन जाए सबका, तब तक ये करता रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, बेस्ट के कैसे चुन सकते हो, मतलब क्लस्टर कैसे चुन सकते हो। तो कट करते हैं हम कहाँ पे, तो डेंड्रोग्राम्स में। डेंड्रोग्राम किसको बोलते हैं, ये लाइन्स होते हैं, नहीं है यहाँ पे इस वाली क्लास में। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एग्लोमेटिव का होगा, ठीक है। इसमें वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया, दिख रहा है। वही एल्गोरिथम आपको दिखेगा, कि सबसे पहले इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स लेते हो, उसका क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो। तब बनेगा जब तक आपको एक सिंगल क्लस्टर ना मिल जाए। देन डेंड्रोग्राम के बेस पे क्या करते हो, आप चीजें फाइंड करते हो, ठीक है। अब के की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने बताया था, बिजनेस टीम जो आपको बताएगी। दूसरा, थ्रेशोल्ड, यूक्लिडियन डिस्टेंस के बेस पे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस के बेस पे किया था, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट वर्टिकल, सॉरी अच्छा ये इसमें था ना, ये हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट जो हमारे पास क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तो जिसका क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, ये दिख रहा है। जो जितना ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा वही हमारा क्या बन सकता है, बेस्ट बन सकता है। 2 पे बना सकते हो और 4 पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल क्लस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपको डिस्टेंस पूछा जाता है, मतलब सॉरी डिफरेंस के मीन्स में और हायरार्किकल में, तो वो आपको होना चाहिए। इसमें एक चीज यूज होता है, वो लिंकेज मेथड। ये लिंकेज मेथड होता क्या है, क्या लिखा है बताओ। वो जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है दो अलग अलग ग्रुप्स का, मान लो कि ये एक का है, ये एक का है ना। एंड देन अगेन एक नया डेटा पॉइंट लिया। अब उस डेटा पॉइंट का क्या करेगा, उसका भी डिस्टेंस देखेगा। तो ये डिस्टेंस किसका कहाँ से देखेगा, कि इसका सेंटर से देखेगा, या फिर इसके साइड से देखेगा, कि कहाँ से देखेगा, कि रैंडम डिस्टेंस कहीं से भी देखेगा। उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। आप उसका एवरेज के बेस पे देख सकते हो, कि जो उसका एवरेज पॉइंट होगा वहां से डिस्टेंस देख सकते हो, उसके मीन से देख सकते हो, और उसके मैक्स से देख सकते हो, ठीक है। तो ये तीन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। आप जो अलग अलग क्या करते हो, लिंकेज मेथड यूज करते हो, कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या होगा, कंबाइन होगा, तो किसके बेस पे होगा, तो उसके डिस्टेंस के बेस पे होगा। और जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसका डिस्टेंस, वो उसके लोअर पॉइंट से करेंगे, सेंटर से करेंगे, या मैक्सिमम पॉइंट से करेंगे, वो चीज रहता है, तो ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, अलग अलग लिंकेज मेथड रहेंगे। तो डिफॉल्ट जो रहता है हमारे पास, वो एवरेज वाला रहता है, ठीक है। तो अगर देखोगे, दिख रहा है, तो एवरेज लिंकेज मेथड, ठीक है, ये रहेगा।
और दूसरा वाट्स मेथड। ये क्या करता है, वेरिएंस के बेस पे करता है, कि जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा उसी के बेस पे क्या करेगा, क्लस्टर बनाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वाट्स मेथड होता है। दूसरा आप एवरेज यूज कर सकते हो, या तो उसमें से कोई भी एक सिंगल पॉइंट उठा लिया, उसका यूज कर लिया, तो मतलब ये नियरेस्ट वाला यूज कर सकता है। ये क्या रहेगा, कंप्लीट लिंकेज, मतलब ये मैक्स जो डिस्टेंस होगा उससे कैलकुलेट करेगा, और ये एवरेज कैलकुलेट करेगा, और ये वेरिएंस कैलकुलेट करके आपको देगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक मेथड यूज करते हो, डिफॉल्ट ये रहता है और बेस्ट भी यही रहता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, पूरा का पूरा एल्गोरिदम था। इसको यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना रहता। डिस्टेंस डिफरेंस इन दोनों में ये रहेगा, दिख रहा है। के मीन्स वर्क वेरी वेल व्हेन लार्ज डेटा, जब आपके पास लार्ज डेटा है तो के मीन्स यूज करो, अदरवाइज स्मॉल डेटा के लिए हायरार्किकल बेस्ट रहेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास क्या न्यूमेरिकल डेटा है तो आप क्या कर सकते हो, के मीन्स यूज कर सकते हो। अगर आपके पास क्या है, वैरायटी ऑफ डेटा, मतलब कैटेगरिकल भी है न्यूमेरिकल भी है, तो आप ज्यादातर क्या कर सकते हो, हायरार्किकल यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास क्या लगता है कि के की वैल्यू मुझे पता है, हम डिसाइड कर सकते हैं, तो के मीन्स यूज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि सेंट्रोइड के बेस पे नहीं देखना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, हायरार्किकल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, तीन डिफरेंस होगा जो आप याद रख सकते हैं। इसका कोड के बेस पे देखोगे, तो अगर मैं कोड दिखा दूं इसका, ये दिख रहा है, इसका कोड आपको नीचे भी दिख जाएगा, नहीं दिखा तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर मिल जाएगा पूरा। एक्स डेटा है, वाई जेड लिंकेज, और ये प्लॉटिंग क्या है, इसका कोड नहीं है यहाँ पे। कौन सा, देखो हायरार्किकल में जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या रहेंगे, तो जो आपके पास रहेगा पहला, हायरार्किकल में क्लस्टर बनते हैं, तो दो तरीके से बन सकता है, या तो टॉप डाउन होगा या फिर बॉटम अप होगा। मतलब स्टार्टिंग में ही क्या करेगा, पूरा डेटा ही एज ए क्लस्टर होगा, उसको एग्लोमरेटिव बोलते थे। नहीं सॉरी, उसको क्या बोलते थे, डिविजिव। डिविजिव मतलब एक ग्रुप को डिवाइड करते हुए सिंगल ग्रुप तक जाएगा। ठीक है, एग्लोमरेटिव में क्या था कि सारे डेटा पॉइंट्स इंडिविजुअल में क्या होंगे, एक ग्रुप होंगे, उसको आपस में क्या करेगा, कंबाइन करते हुए जाएगा, कब तक, जब तक एक सिंगल में ना बन जाए, है ना। तो ये दो तरीके से क्या करता है, ये ट्री स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स क्या होगा, दोनों में से कोई भी तरीके से बना सकते हैं। अब क्या होता है, दो ग्रुप्स आपस में कैसे मर्ज होते हैं, तो उसके लिए लिंकेज मेथड यूज होता है। लिंकेज मेथड में क्या क्या होंगे, मीन मीडियन। तो वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कितना नियर है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो या तो आप ये पॉइंट देख रहे हो, या तो इसका सेंटर पॉइंट देखोगे कि सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है ना। तीसरा क्या कर सकते हैं, इसका जो फारेस्ट पॉइंट है उससे इसका डिस्टेंस कितना है। तीसरा क्या देख सकते हो, कि हर एक डेटा पॉइंट का जो वेरिएंस है उससे वो कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तीन या चार तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और जिसका डिस्टेंस कम आता है वो उस ग्रुप में क्या होता है, क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्या होगा, फिर एक सिंगल ग्रुप बनेगा, फिर इसी तरीके से क्या होगा, ग्रुप बनता जाता है। ठीक है, तो यही चीज रहता है। एडवांटेज मैंने बता दिया, इसमें कोई भी क्लस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे के की वैल्यू पहले डिफाइन करते थे, इसमें कोई भी के की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। ठीक है, ये चीजें रहती है। डेंडोग्राम ये प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको क्या था, इजीली पता चल जाता है। ठीक है, डेंडोग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा जो मैंने दिखाया था अभी, है? तो डेंडोग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे भी था ना, नहीं है। ठीक है, तो लार्ज डेटा के लिए हम क्या करते हैं, डेंडोग्राम यूज नहीं करते। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, हायरार्किकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपने देखा इमोजी वाले पे, इमोजी वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, के मीन्स में रेंडमली सेलेक्ट कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि इस तरीके से वो सेपरेट सेपरेट नहीं कर पा रहा था, वो पूरा क्या कर रहा था, एक ग्रुप्स अलग अलग इस तरीके से दिखा रहा था, है ना। तो उस चीज को हमने क्या किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस कैसे किया, तो आपका जितना डेटा पॉइंट्स होगा, अगर उसी के एक फिक्स क्या होगा, रेंज के आसपास डेटा होगा, तभी क्या करोगे, उसको एक ग्रुप मान के चलोगे। जैसे यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट्स है तो उसको एक अलग ग्रुप मान लिया, यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट्स है तो उसका अलग ग्रुप, यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट्स है तो ये अलग ग्रुप, ये अलग डेटा पॉइंट्स है तो इसको अलग ग्रुप बन रहा है। तो ये जो ग्रुप्स बन रहे होंगे कैसे बन रहे होंगे, के मीन्स में नहीं बनेगा, ना ही हायरार्किकल में बनेगा। तो इसमें जो हम यूज करते हैं वो रहता है हमारे पास डीबी स्कैन। ठीक है, डीबी स्कैन का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो क्या रहता है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर एल्गोरिदम। डेंसिटी बेस्ड मतलब क्या होगा, कि जहां पे ज्यादा डेंसिटी वही उसका क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब ये डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिल्ली की डेंसिटी,
जैसे हम क्या करते हैं, वार्ड मेंबर रखते हैं, तो कितने पीपल में एक वार्ड मेंबर होता है, बता सकते हो? जैसे तुम्हारे घर में भी एक वार्ड मेंबर होगा ना तुम्हारे लोकेशन से एरिया का, तो एक वार्ड कितने लोगों के बीच में होता है, मतलब एक वार्ड को बनने के लिए एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज होता है कि जितना एक कितना पॉपुलेशन होगा उसके बाद क्या बनेगा, एक वार्ड बन जाएगा वो। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्या बनेगा, ब्लॉक बन जाएगा। फिर क्या बनता है, जोन, या फिर क्या बनता है, सब डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर क्या बनता है, स्टेट। तो वो जो बनता है वो पॉपुलेशन के बेस पे बनता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि मान लो क्या है, कि अगर आपके पास क्या है, आपके लोकेशन में 1000 लोग बन रहे हैं, तो वो क्या बनेगा, एक वार्ड बन गया मान लेते हैं। जैसे आपके लोकेशंस का क्या क्या हो गया, 1000 से बढ़ के पॉपुलेशन 2000 चले गए, आपके ही सेम लोकेशंस में क्या होगा, दो वार्ड बन जाएंगे। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपका जो एफिशिएंसी रहता है वो बढ़ जाता है, काम सही से होता है। सेम चीज यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी बेस करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी बेस में क्या होता है, रेंज, कि आपका जो एक क्या होगा, डेटा पॉइंट होगा, मतलब एक लोकेशन फिक्स करोगे, उसके बेस पे क्या होगा, डिस्टेंस लोगे। अब वो उस डिस्टेंस के अंदर आएगा तो मतलब वो इस एरिया का है, अगर वो इसके बाहर है तो वो नहीं होगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी चलेगी। ठीक है, ये सिंपली क्या करता है, तो ये ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स किसके बेस पे बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, एक रेडियस होगा और उस रेडियस के अंदर कितने मिनिमम पॉइंट्स आने चाहिए। जैसे अगर नीचे होगा, सिंपल एग्जांपल यहाँ पे है, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, ये एक डेटा पॉइंट है। ठीक है, आप हर एक डेटा पॉइंट को लेके चलते हो, क्लस्टर में क्या होता है, हर एक डेटा पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये डेटा पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसको बता दिया कि अगर ये डेटा पॉइंट के अंदर एक रेडियस लेंगे, जो इप्सन है वो क्या होता है, रेडियस होता है, इस रेडियस के अंदर क्या होगा, कुछ डेटा पॉइंट्स आएंगे, ये दिख रहा है ना। अगर इस रेडियस के अंदर मिनिमम 4 पॉइंट से मिनिमम 5 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब 5 ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे, मतलब सेम ग्रुप को मान के चलेंगे। तो जैसे क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे यहीं पे, इसके बाद का जो भी होगा कोई भी रैंडम ले लेंगे, ये मैंने लिया, इसमें भी क्या होगा, सेम ई की रेडियस बनेगी। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम रेडियस बनाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या इसमें 5 पॉइंट आ रहे हैं। अगर आ रहे होंगे तो ये क्या होगा, इसी ग्रुप का होगा, मतलब ये दोनों सेम ग्रुप के होंगे। अगर नहीं आ रहा होगा तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा, फिर अगेन ये दूसरे वाले पे जाएगा, देन इसका भी कैलकुलेट करेगा। अगर ये भी 4 ग्रुप्स को रहा होंगे तो ये इसी ग्रुप में होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, एंड देन अगर वो नहीं है, अगर 4 से कम है, तो वही उसका क्या बन जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा, इसको बॉर्डर बोलते हैं। जैसे अगर आप देखो ये पॉइंट है, ये इसके बेस पे एक रेडियस बना है, उसका अगर मैं डिलीट करूँ, ये क्या है, आपने फिर ये पॉइंट लिया, इसके बेस पे एक रेडियस बना, है ना। अब ये रेडियस में क्या है, मिनिमम 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो बोला नहीं आ रहे, तो मतलब कि आप इसके आगे नहीं जाओगे इस ग्रुप को लेके, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल यहीं तक ये ग्रुप का रेडियस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए बाउंड्री बन गई। अब क्या आता है कि मिनिमम पॉइंट्स हो गए, अब इसके अलावा क्या रहेगा कि नॉइस, नॉइस का मतलब क्या हो गया, अगर वो क्या करता है, मिनिमम पॉइंट्स प्लस एक भी डेटा पॉइंट्स को क्या करता है, कैप्चर नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है, आपके लिए नॉइस हो जाता है। ठीक है, तो नॉइस में क्या होगा, उसका कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ होंगे तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से ये दिख रहा है, ये आपको अच्छे से पता चलेगा। जैसे आप दिख रहे हो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास रेड पॉइंट्स हैं वो एक ग्रुप है, ये पूरा क्या है, एक ग्रुप है। ये ग्रुप कहाँ पे खत्म होगा, तो इसके बाउंड्री पे खत्म हो रहा है। और ये नॉइस क्यों, कि इसके अंदर इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। अब ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तो आप कोई भी रैंडम डेटा लोगे, तो हमने एक डेटा यही ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ क्राइटेरिया रखा, पहला रेडियस। ठीक है, कि रेडियस कितना रखना है, वो आप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। देन उस रेडियस के अंदर कितने मिनिमम पॉइंट्स आने चाहिए, तो इसने क्या बोला है कि उस रेडियस के अंदर 3 पॉइंट्स आएंगे तो वो एक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, पहला ये पॉइंट ले लिया। अब इसको मैंने क्या किया, हाँ, ये क्या करता है ना, हर एक डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट करता है। ठीक है, कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये क्या करेगा, हर एक डेटा पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेगा, सिर्फ एक डेटा के लिए नहीं, सारे के लिए कैलकुलेट करेगा। एक फिक्स नहीं, जैसे इसका है, अभी इसका मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने क्या किया, रेडियस 1 रखा और इसका एक सर्कल बना दिया, तो इस तरीके से बना। तो वो रेडियस डिफाइन करेंगे ना, सर्कल का जो ये रेडियस है, वो आप क्या करते हो, यहाँ पे देते हो, एज ए पैरामीटर पास करोगे। सर्कल आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, एक सर्कल डिसाइड कर सकते हो, मिनिमम पॉइंट डिसाइड कर सकते हो।
ठीक है। ये दो चीज आप क्या कर सकते हो, खुद से डिसाइड करते हो कि एक सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे और वो सर्कल का रेडियस क्या होगा, आप मैनुअली खुद से देते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए आप यही चीज चेंज करते हो ऑप्टिमल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, अब ये चीज आपने दे दिया। अब ये क्या करेगा, एक डेटा पॉइंट लेगा, उसका एक रेडियस रखेगा और वो चेक करेगा 3 पॉइंट है या नहीं है। अगर इसमें एक भी पॉइंट्स नहीं आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कहलाएगा, नॉइस कहलाएगा। ठीक है, एंड देन दूसरा पॉइंट मान लो ये ले लिया। ठीक है, इसने भी क्या किया, रेडियस लिया और इसमें क्या किया, सर्कल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब सर्कल जैसे क्रिएट किया तो पहला क्या है कि हमारे पास फुलफिल होने चाहिए। तो क्या है, 3 पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं, नहीं तो मतलब इसका कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। दूसरा कि क्या 0 पॉइंट है, तो बोलेगा नहीं इसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है, मतलब ये नॉइस भी नहीं बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बॉर्डर बन जाएगा किसका, इससे पहले का जो क्या होगा, डेटा होगा। तो ये डेटा के पास जाएंगे, इसका क्या होगा, रेडियस कैलकुलेट होगा, इसका भी क्या बनेगा, एक रेडियस बनेगा और इसके बीच में सर्कल बनेगा। ठीक है, अब ये सर्कल बन गया। तो ये जैसे सर्कल बनेगा, ये दिख रहा है सर्कल बन रहा है। अब इस सर्कल में क्या करेगा, इस डेटा पॉइंट से, सॉरी किधर था, ये था ना, देखिएगा इस सर्कल के अंदर क्या 3 पॉइंट्स है, तो बोलेगा हाँ एक दो और एक तीन है, तो मतलब ये ग्रुप बन गया है। फिर अगेन क्या करेगा, वो आगे के पास जाएगा, इसमें भी देखेगा, इसका भी रेडियस बनाएगा, अब इसका भी क्या होगा, सर्कल बनेगा। अब इसमें भी देखेगा क्या 3 पॉइंट्स इसके अंदर है, हाँ है, तो ये क्या होगा, एक ही ग्रुप का बनेगा, तो ये रेड ग्रुप का है, दिख रहा है। तो जितने ही क्या करेंगे, हमारे कंडीशंस को फुलफिल करते जाएंगे तो वो क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से क्या होगा, ये कैलकुलेट होता जाएगा हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी चीज को अगर विजुअलाइजेशन में देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं दिखा दूँ, एक मिनट तो, इसका ज्यादातर आउटलायर के लिए होता है, जो इसका हम यूज करते हैं ना, आउटलायर के लिए ही यूज करते हैं। तो ये दिख रहा है कि आप मिनिमम पॉइंट्स कितना रखना चाहते हो और एलिप्सेंस कितना रखना चाहते हो, डीबीएसकेंस, के मीन्स या फिर हायरार्किकल। ठीक है, एंड देन फास्टेस्ट, और क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डेटा पॉइंट चूज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से डेटा अपने हिसाब से रैंडम ले लिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, रैंडम बना रहे हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भी रैंडम बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्लो रखूंगा। ठीक है, स्लो से क्या होगा कि थोड़ा सा आपको पॉइंट्स धीरे धीरे दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट कर रहा है, ज्यादा फास्ट हो गया क्या, स्लो गेन स्टार्ट, ये दिख रहा है। ये यहाँ पे गया, इसके बेस पे कैलकुलेट किया तो ये अलग, ये इसके बेस पे कैलकुलेट किया तो इसके बेस पे आ गया। देन जितने वो कैलकुलेट करता जाएगा वो क्या होगा, जितना उसको मिलता जाएगा, दो होंगे मतलब नहीं, हमारा यहाँ पे क्या मिनिमम पॉइंट्स है, दो ही है ना, तो दो के बेस पे ये ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना रहा है कि जहाँ पे मिनिमम दो मिल रहे हैं वो अलग ग्रुप हो गया। तो इसमें कितने ग्रुप बन गए आपके, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया क्योंकि मेरा क्या है, ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा ये ग्रुप बन गया, ये भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा ये ग्रुप बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये पूरा बन गया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग ग्रुप बना के दे देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उसी तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, डेंसिटी बेस है ये। और इसमें डीवीएसकेन का एक और था जो हमने दिखाया था वहां पे भी, तो उसी का क्या है, इसी का देख लेते हैं। जो हमारे पास क्या था, स्माइली फेस वाला था, ठीक है, यूजेस आउटलायर के बेस पे, कि ज्यादातर इसका आउटलायर। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे ऑप्शन 1 रखा हुआ है, मिनिमम पॉइंट 4, और आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे, ये दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है हर एक डेटा पॉइंट, उसके बेस पे ये सर्कल बना रहा है, सर्कल के बेस पे जो इसके अंदर आता जाएगा। जो हमने डिफाइन किया ना, इसका रेडियस एक होगा और मिनिमम 4 पॉइंट आने चाहिए। अगर ये फुलफिल कर रहा है कोई भी सर्कल, तो वो क्या होगा, एक ही ग्रुप में बनता जाएगा। कब तक, जब तक वो मिलता जाएगा। जैसे नहीं मिलेगा वो क्या होगा, फिर अलग ग्रुप बनेगा, फिर जैसे भी नहीं मिलेगा उसका अलग ग्रुप बनेगा, तो वो अलग अलग बनाता जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक डेटा पॉइंट में हम लेके जा रहे हैं, तो चार मिलते जा रहे हैं, तो मिलते जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर चार मिलते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये सारा एक ही ग्रुप में बन गया। अब ये अलग ग्रुप बन रहा है क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे आसपास मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये इससे कनेक्टेड नहीं, तो ये क्या होगा, अलग। फिर इसके साथ, हाँ, तो डेंसिटी बेस कैलकुलेट होगा ना। तो ये जो दो आपके बच गए वो हमारा क्या हो गया, नॉइस होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो इसमें अब हमारा कितना ग्रुप बन रहा है, एक ये ग्रुप बन गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये आउटलायर, मतलब आउटर का जो लाइन है वो। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट बच गए ये हमारा क्या होगा, आउटलायर कहलाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम इसको क्या करते हैं ना, रन करते हैं, तो
आउटलायर -1 में दिखता है और बाकी वैल्यूज क्या आएंगे, ये 1 2 3 और 4 इस तरीके से ग्रुप में दिखेगा। और आउटलायर किस में दिखेगा, तो -1 में दिखेगा। तो इसका दो काम होगा, पहला ग्रुप बनाने के लिए और दूसरा आउटलायर प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है? हाँ। इस पे इसमें डेंसिटी बेस पे ही रहता है। इसमें जो रहता है डेंसिटी बेस पे रहता है, कि जब तक वो नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करता रहेगा और ये फुलफिल करेगा एलिप्स का और मिनिमम पॉइंट्स का, तो वो एक सिंगल ग्रुप है। ठीक है, रेडियस बेस बोल सकते हैं, रेडियस बेस और मिनिमम डेटा पॉइंट बेस। अब फिर वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे पता चलता है। ये आप डेटा विजुअलाइज करते हो, आपको लगता है कि कितना रेडियस रखना चाहिए, तो ये रेडियस आप क्या करते हो, आप पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू चेंज करते रहे। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस रेडियस के बेस पे ये दिख रहा है, विजुअलाइज करने के बाद ये बेस्ट है, तो हम उतना ही रखते हैं। ठीक है, तो ये एक ही वैल्यू, सॉरी, रेडियस की वैल्यू और मिनिमम डेटा पॉइंट्स की वैल्यू आप खुद से डिसाइड करो। ठीक है। तो वो विजुअलाइजेशन से ही पता चलेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं तो जितना भी विजुअलाइजेशन होता है या तो 2D में करते हैं या फिर 3D में करते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं होता। जैसे हमने के मीन्स में भी क्या किया था, दो ही कॉलम्स लिए थे, एक सैलरी और एक अमाउंट लिया था, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी विजुअलाइज करके आपको देखना पड़ेगा। अब डायमेंशन कैसे कम करेंगे, कि मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ डायमेंशन है, उसको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। उसी के लिए पीसीए कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो उसमें क्या करें, पीसीए यूज करेंगे। थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होगा, बट क्या रहेगा कि आप विजुअलाइज करके रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पीसीए फिर यूज करते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए। इसका जो यूज ज्यादातर रहता है वो आउटलायर के लिए रहेगा। ठीक है, आपने जो पूछा कि मिनिमम ये वैल्यूज कैसे होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट बेस पे होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये तीन एल्गोरिदम्स, तीनों का काम किस तरीके से होगा और विजुअलाइजेशन किस तरीके से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कोडिंग के बेस पे, और इसके बाद